तो 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 लेखक को चाहिए कि वो निरंतर खुद की समीक्षा सबसे पहले करे, दूसरे की करने से पहले अपनी समीक्षा करे, पढ़े कि अगर मैं इस कहानी का समीक्षक होता तो इसमें क्या होता। ये हम सबको सीखने वाली बात है, और जो इस निरंतरता को मतलब चेंजेस अपने आप में नहीं लाता है वो कुंद हो जाता है। गति ही हमारे लिए है, उसी वही सीखना उसी को कहते हैं। हम हमसे अच्छा शिक्षक और कोई नहीं होता। हमारे लिए तो हर कहानी अच्छी होती है, और ये भी मजे की बात है कोई कहानी एक ग्रुप में चल जाती है दूसरे में पिट जाती है, बिल्कुल ये भी सही। होता है। तो ये सब तो इसको ज्यादा सर पे नहीं लेना चाहिए, अपने को अपने साथ ईमानदारी रखनी चाहिए। देखिए फेसबुक क्या है, मनोरंजन का साधन है, जिसने कि करोड़ों लेखक पैदा कर दिया। हम सब लिख सकते थे हम्म। लेकिन कलम नहीं उठाते थे। जैसे हम सब बोलते हैं लेकिन वक्ता नहीं हो सकते, वैसे हम लिखते हैं पर लेखक नहीं हो सकते। ये बहुत जरूरी है कि हम लोग लिखें और अपने समीक्षक और आलोचक हम ही हों सबसे पहले। बहुत क्योंकि सही बात। अधिकतर मैंने थोड़ी सी शेयर करूंगा लघु कथा। लघु कथा अभी 5-6 साल से बड़ी जोर से बाहर आ गई इसमें। जी। तो मैंने ये देखा कि जैसे हर विधा के कुछ नियम होते हैं। काव्य के नियम, उपन्यास के अपने नियम हैं, शेर व शायरी गजल सबके कुछ अलिखित लिखित नियम है। वैसे ही लघु कथा के भी एक स्पष्ट नियम है कि अगर ये 1 2 3 4 5 चीजें हुई तो भी वो लघु कथा होगी। मैंने अपना जो डेफिनेशन बनाई है लघु कथा की, वो इतनी है कि 300 शब्दों की ऐसी कथा जिसमें 3 घंटे की फिल्म बनाने का काव्य कथानक सम्मिलित हो, वही सच्ची लघु कथा है। 300 बहुत सही। शब्द बिल्कुल बहुत। बिल्कुल। लघु कथा उसमें। एक उपन्यास होती है। जी, वो उपन्यास को जन्म दे दे वो लघु कथा। एक लघु कथा की सबके अपने अपने वो हो सकते हैं परिभाषाएं, लेकिन मेरे को मेरी छोटी बुद्धि में छोटी सी बात इतनी सी आई। बाकी तो सब कुछ शोध कार्य भी चल रहे हैं आज के ऊपर। तो कुछ फोन आए थे शोध शोध कार्यालय से कि आपकी बताइए। मैंने कहा भैया हमारे हिसाब से तो हम झांसी के रहने वाले हैं, हमें इतनी बुंदेली में समझ में आई कि 300 शब्दों में 3 घंटे की जो फिल्म बना दे वो असली लघु कथा। ले, 3 घंटे की बहुत सही। बहुत सही। आगे कहते रहो कि लघु कथा। कुछ लोगों को अपनी अपनी है, मैं सबका सम्मान करता हूँ, वो अपने तरह से जैसे हम लोग लिखते हैं। तो जैसे हम लोग कोई बोले तो हम आवाज से समझ जाते हैं कि ये गुप्ता जी आ गए या शर्मा जी आ गए आवाज सुन के। वैसे ही लेखक का होता है, आप पढ़ते ही समझ जाते हैं कि ये काका हथरसी की है हम्म। या मुंशी प्रेमचंद की है बहुत सही। या किसकी है। तो वो हस्ताक्षर या एक बन धुलेकर जाते जी हैं। की है। तो ये सबका अपना स्टाइल एक बन जाता। नमस्कार सर। अपना अपना एक स्टाइल बनता है। और लेकिन मूल जो उसके लघु कथा के नियम सार्वभौम है, पूरे भारतवर्ष में एक जैसे हैं, हर भाषा के लिए एक जैसे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता। जैसे कथा होती है, एक लंबी कहानी होती है, और फिर उपन्यास आता है। तो उपन्यास के भी अपने नियम हैं, लघु कथा के भी अपने नियम है। लघु कथा में कुछ वर्जनाएं भी हैं, वर्जित है। हम्म। भावनात्मक विस्तार की कोई जगह नहीं है, परिस्थिति के विस्तार के लिए कोई जगह नहीं है, शाब्दिक विस्तार के लिए कोई जगह नहीं है। अब जैसे संध्या का समय है, तो उस समय संध्या में पश्चिम दिशा में सूर्य होगा और पश्चिम पक्षी लौट रहे होंगे, और बादल हल्के हल्के छाए होंगे। इसकी जगह शाम गहरा गई थी। एक शब्द आप लिख दीजिए, सूक्ष्म पाठक अपने आप समझ जाएगा कि ये कैसी शाम है। शाम में जो होता है, उसके कोई तो ये कुछ नियम होते हैं। और लघु कथा खत्म जरूर होगी, ओपन एंडिंग लघु कथा नहीं होती है।
उसको आपको समाप्त करना पड़ेगा। ऐसा मेरा मत है। तो मैं उसकी जो मुझे कहानियां अपर्णा जी ने भेजी, तो इन्हीं सब बातों के ऊपर मैंने उनकी समीक्षा अपर्णा जी को भेजी थी। हर 15 कहानियां मुझे मिली थी, सब अच्छी हैं, बहुत अच्छी। अब मिठाई की दुकान पे कोई पूछे कि भाई कौन सी मिठाई अच्छी है, तो बताना मुश्किल होता है। फूल के गुलदस्ते में कोई कहे कि भाई कौन सा फूल ज्यादा सुगंध दे रहा है, तो वो भी बताना मुश्किल होता है। तो एक एक फूल उठाते जाइए, सूंघते जाइए, उस पे लिखते जाइए। ये समीक्षा है। मैं एक एक कहानियों की आप समीक्षा करते जाइएगा। अब सर आप ही जी। करिए समीक्षा, अब आप आ गए हैं तो सबकी कहानी की समीक्षा सबसे अंत में करूं, जी ठीक इकट्ठा, है, ठीक। अच्छा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, हाँ, सब ताकि लोगों बीच से में। पढ़वा लीजिए ठीक है, और हाँ बाद में हाँ, समीक्षा। ठीक है। सब लोग, मैं सब लेखक आ गए, जी 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 सब जी लेखक जुड़ गए आपसे। जी हाँ सब। जी, हाँ, सभी जुड़ गए। मैं अब बस। अध्यक्ष जी लगभग से सभी। अनुमति चाहूंगी कि मैं कार्यक्रम आगे को शुभ इसको बढ़ाएं। आदरणीय निरंजन मधुरकर जी का उद्बोधन सुन करके लघु कथा के बारे में इतना ज्ञात हो गया हम्म, कि अगर श्रोता बिल्कुल अनाड़ी भी हो तो तो छोटी भी मोटी लिखिए। लघु कथा की समीक्षा कर लेगा आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निरंजन जी। और स्वागत है। हमारा कार्यक्रम इस रूप में चलता रहा है कि एक एक लघु कथा पढ़ी जाती है और उसके बाद में उसकी समीक्षा होती है। तो उसमें ऐसा होता है, सबको सबके नजर में रहती, सामने रहती कि हाँ ये पढ़ी गई थी है। और जब सारी लघु कथाएं एक साथ पढ़ ली जाती हैं तो समीक्षक के पास तो सब है ही है, उसने समीक्षा लिखी रखी, लेकिन सुनने वाले को भूल जाता है किसकी कौन लघु कथा थी। आप जैसा फिर भी आदेश करेंगे वैसे ही करेंगे, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। हाँ नहीं, हाँ फिर भी आप अगर ऐसा चाहते हो तो भी कोई आपत्ति नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपके कार्यक्रम के आपके साथ चलूंगा। पहली कहानी है नीला शर्मा जी की, मैं मेरे को जो मिली। मैं बुलाती हूँ उनको। जी। तो मैं निरंजन जी, मैं ये स्पष्ट कर दूं, कोई मैं उसमें कार्यक्रम में व्यवधान आपसे नहीं डालना, जैसा चाहे वैसा करें, लेकिन एक एक पढ़ने में सारे जो श्रोता हैं उनके दिमाग में वो लघु कथा नाचती रहती है कि ये अभी पढ़ी गई है, इसमें ये बात है। बिल्कुल इस सही कह दृष्टि रहे हैं। से मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल आप। फिर वो जब 4, 6, 8, 10 हो जाती हैं तो वो भूल जाता है किसमें का क्या था क्या नहीं हाँ था। हाँ हाँ। इस दृष्टि से नहीं मैंने मैं, निवेदन किया है, अगर आप ठीक नहीं समझें। कुछ नहीं, बिल्कुल सही तो कहा आपका आपने। बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आदरणीय सर। मंजू श्रीवास्तव जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। 5:30। मैं अब आगे इस माँ को समर्पित करते हुए अपने शब्द सुमन, अपनी भावना से मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। और सबसे पहले मैं नीता शर्मा जी को ही आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा का वाचन करें। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर स्वागत है। उपस्थित सभी श्रेष्ठ गुणीजनों को मेरा नमस्कार। मैं नीता शर्मा आज आपको जो कहानी लघु कथा सुना रही हूँ वह है अल्जाइमर। जैसे ही मर्सिडीज गेट के अंदर घुसी, लाल बाबू झट लपके गाड़ी का दरवाजा खोलने। दरवाजा खुलते ही सूट बूट पहने एक रोबीला सा आदमी नीचे उतरा। दोनों हाथों से पकड़कर धीरे से उसने एक वृद्धा को भी नीचे उतारकर लाल बाबू से पूछा, कौन सा कमरा है इनका? जी सर, वो सामने वाला कमरा तैयार है, आप रहने दीजिए, सुनंदा आराम से ले जाएगी इन्हें कमरे में। अरे नहीं नहीं, मैं खुद लेकर जाऊंगा। वृद्धा का हाथ पकड़कर कमरे की ओर चल पड़े। कमरे में घुसते ही सारे कमरे का अच्छे से मुआयना कर वृद्धा को बिस्तर पर बिठाकर बड़े प्यार से बोले, माँ अब आप आराम से बैठो, यहाँ आपका सब सामान भी रखवा दिया है मैंने, मिलने आता रहूंगा आपसे। कुछ भी जरूरत हो तो इनको बोल देना, ये आपकी सब बात मानेंगे। फिर माँ के पांव छुए और बाहर निकलकर वापस मुड़े और हिदायत दी, इनका खास ख्याल रखिएगा आप दोनों, ध्यान रहे, माँ है ये हमारी, कोई तकलीफ ना होने पाए इन्हें।
और गाड़ी में बैठकर चले गए। वृद्धा बिना कुछ कहे एकटक उन्हें जाते हुए तब तक देखती रही जब तक गाड़ी आंखों से ओझल ना हो गई। कौन है ये आंटी और ये कार वाले साहब? कोई बहुत बड़े आदमी लग रहे हैं। जिज्ञासावश सुनंदा ने लाल बाबू से पूछा। अरे यही तो हैं गजेंद्र चौहान, इस वृद्धाश्रम के ट्रस्टी। बहुत बड़े सेठ हैं। इनके पिताजी ने ही बनवाया था ये वृद्धाश्रम। ये माँ है इनकी। तुम्हें खास ख्याल रखना होगा इनका, कोई शिकायत ना आए। और हाँ, इनकी पहचान के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अल्जाइमर की मरीज हैं, सब कुछ भूल गई हैं अपने बारे में। लाल बाबू चेताते हुए बोले। सब कुछ भूल गई है ये या इनका बेटा? असल में अल्जाइमर किसको हुआ है, इनको या इनके बेटे को? उदासीन सी भावहीन बैठी वृद्धा को देखकर असमंजस में पड़ गई सुनंदा। बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे का ज्यादा बोल दिया। बहुत सुंदर आपकी वो। अब मैं निरंजन जी से आग्रह करूंगी कि वो समीक्षा इसकी कर दें। जी अवश्य। नीता शर्मा जी की कथा अल्जाइमर ने झकझोर दिया। शायद अच्छा ही हुआ जो एक माँ को इस बीमारी ने बेटे के हाथों मिल रही जलालत और पीड़ा देखने के लिए स्वस्थ न रखा। या यह भी हो सकता है कि बेटे की प्रताड़ना की पीड़ा से वह अपने जन्म दिए बेटे को ही नहीं बाकी सबको भी भूल गई। बेटे ने जिस वृद्धाश्रम को बनाया आज उसके वो बड़े काम आया। आज वो निर्लज्जता से माँ के प्रति अपने कर्तव्य को निभाकर उसे अकेला छोड़कर वहीं चला गया। ये एक कम शब्दों में कही गई व्यथा की कथा का विस्तार, लेकिन मुझे बहुत बड़ा लगा, बहुत विशाल विस्तार लगा। एक बहुत ही अच्छी संदेश देती हुई लघु कथा है, मुझे पसंद आई ये कहानी। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आपका। वास्तव में बहुत सुंदर लघु कथा है, दिल को झकझोर देती है। कुछ ज्यादा खत्म हो गया। अब मैं आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए दीप्ति श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा का वाचन करें। जी, आप सभी को नमस्कार। मंच पे आसीन सभी मनुष्यों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपनी लघु कथा सुनाती हूँ। स्वागत है जी। साक्षी भजिया बनाई थी, सोचा तुम्हें भी दे दूं। लघु कथा का शीर्षक बोल दीजिए। बालकनी। बालकनी। क्षमा चाहूंगी, मैं शीर्षक बोलना भूल गई, क्षमा चाहूंगी। जी, शुरू करती हूँ। साक्षी भजिया बनाई थी, सोचा तुमको भी दे दूं। कहते हुए रुचि ने प्लेट टेबल पे रख दी। अरे क्या जरूरत थी परेशान होने की रुचि, मैं तो शाम में बस ग्रीन टी ही पीती हूँ। कोई नहीं, आज खा लेना। हाँ, एक बात भी कहनी थी तुमसे। भैया को एकदम से दूसरे शहर में फ्री छोड़ दिया है। सच कहूँ ये मर्द भरोसे लायक नहीं होते। साथ रहना जरूरी होता है। शायद तुम्हें बुरा लगे पर यही सही है। खैर मैं चलती हूँ। मेरे समर का अकेले मेरे बिना मन नहीं लगता। तुम्हारी बालकनी से दिखता ही होगा, हम हमेशा साथ साथ रहते हैं। दम भरे स्वर में रुचि बोल रही थी। अरे रुचि रुको तो, अभी 5 मिनट में ही मेरी मीटिंग शुरू होगी। तुम्हारे सामने वाली बालकनी में ही नेटवर्क अच्छा रहता है। भैया यानी तुम्हारे समर मेरी मीटिंग खत्म होने तक तुम्हारी बालकनी में ही रहेंगे। धन्यवाद। जी, निरंजन दुलेकर जी, आप इसकी समीक्षा के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। जी, दीप्ति श्रीवास्तव जी की ये एक बहुत ही अच्छी व सटीक लघु कथा है, जिसको समझने में थोड़ा बुद्धि पे जोर देना पड़ता है। कम शब्दों में अच्छा व सटीक संदेश देने वाली कहानी है। जिसको समझ गया वो समझ गया। जिसका जूता उसी का सर वाली कहावत साकार हो गई। जिस व्यक्ति पर गर्व और दम्भ था, उसके अंदर की बात का सटीक पंच दीप्ति जी दे गई। आखिरी वाक्य में उन्होंने वो पंच दे मारा जिसने कथा को एकदम से पूरा कर दिया। एक बहुत अच्छी लघु कथा मुझे लगी है। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।
धन्यवाद। अब मैं इरा जौहरी जी को आमंत्रित करती हूँ। इरा जौहरी जी। जी नमस्कार जी। हमारी लघु कथा का शीर्षक है अस्तित्व। उसका जन्म होते ही सबने सहानुभूति दिखाई। अरे इसका तो जीवन भर सहारा बनना पड़ेगा। परिवार पर एक बोझ और बढ़ गया। लेकिन बुआ चाचा ने यह कह सबका मुंह बंद कर दिया, लड़कियां किसी से कम नहीं होती। किशोरावस्था में जब मन हिरन की तरह कुलाचे भरता है तब टोकी गई, बाहर जा रही है, छोटे भाई को संग ले जा। वह क्या रक्षा करेगा हमारी, हम खुद सक्षम हैं। उल्टे हमें उसे साइकिल पर ढोके ले जाना पड़ेगा। बढ़ते आत्मविश्वास के साथ जब उस पर खुद का भरोसा बढ़ चला था, तभी दो मजबूत हाथों ने आगे बढ़ हर कदम पर साथ दे उसे सहारे का आदी बना। कब ऐसा बना दिया कि वह खुद से कुछ भी निर्णय लेना भूल ही गई। तभी अचानक ही वह सहारा छीने जाने पर टूट कर बिखरती कि उसके बेटों ने आगे बढ़ उसे संभाल लिया। बेटे पिता से भी 4 कदम आगे जा माँ का ख्याल रखने लगे। पर वक्त कौन देख आया है, कब क्या करना पड़ जाए। आज उसे खुद की पहचान के लिए कहीं जाना था। बेटे कार्यवश बाहर थे, घर में कोई न था जो उसका सहारा बनता। अकेले बाहर कदम बढ़ाने में कुछ घबराहट सी हुई, पर फिर भाई द्वारा बीता कल याद दिला उसे उसके अस्तित्व का बोध कराने पर वह नए आत्मविश्वास के साथ आसमान की ऊंचाइयां छूने मंजिल की ओर बढ़ चले। जी धन्यवाद। धन्यवाद। जी दुलेकर जी, इसका समीक्षा आपको। जी राजौहरी बहुत अच्छा लिखती हैं। इनको फेसबुक पे ग्रुप में मैं अक्सर मुलाकात होती है इनसे। अस्तित्व कहानी नारी की स्वयं की शक्ति व आत्मविश्वास का दर्शन कराती है। यह सच है कि विपरीत परिस्थितियों में एक स्त्री जितनी मजबूती से खड़ी रहती है, शायद पुरुष उतना नहीं कर पाते और जल्दी टूट जाते हैं। यह सत्य है। कहानी में एक बहुत अच्छा संदेश दिया गया और स्त्री की जो मजबूती होती है उसको उजागर करने का पूरा प्रयास किया गया, जिसमें ईरा जी पूरी तरह से सफल रही है। एक अच्छी कहानी है, लेकिन मेरा एक इनसे निवेदन है कि कहानी को थोड़ा सा कस देती तो और अच्छा रहता। धन्यवाद। जी शुक्रिया, सार्थक समीक्षा। धन्यवाद। अब मैं सविता श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ, वो अपनी कहानी वाचन करेंगे। धन्यवाद मंजू जी। अखिल भारतीय लघु कथा का पटल को मैं नमन करती हूँ और आप सभी सुधी जनों का मेरा हार्दिक वंदन है और नमस्कार सभी को। मेरी कहानी लघु कथा का नाम है रस्सी। सोनू बोला। शीला ने अनसुना कर दिया और वह 8 ईंटों को सिर पर रख कर संभालते हुए जीना चढ़ने लगी। 8 साल का सोनू उसे बड़ी उम्मीद से देख रहा था कि वह उसकी रस्सी खोले और वह मिट्टी में खेले, मगर शीला चुपचाप अपनी मजदूरी कर रही थी, क्योंकि शाम होते ही उसे 500 रुपए मिलने थे, जिससे वह घर का खाने का सामान, सोनू के लिए दूध और क्रीम वाले बिस्कुट लाने थे। वो अच्छी तरह जानती थी कि सोनू को क्रीम वाले बिस्कुट बहुत पसंद है। जब वो नीचे उतर कर आई तो देखा सोनू चुपचाप सिर नीचे किए हुए रो रहा था। तो सोचने लगी, क्या सिर्फ सोनू ही रस्सी से बंधा है? धन्यवाद। सविता श्रीवास्तव जी की ये रस्सी कहानी, रस्सी व जीवन की कश्मकश और मजदूर की मजबूरी की बहुत ही सुंदर तुलना कर लेखिका ने वास्तव में गरीबी की विभीषिका को ही दर्शाया है। जब एक एक कौर एक एक बिस्कुट के लिए खून पसीना बंधक हो जाए
तो बच्चे की जंजीर कितनी दर्दनाक रूप से सामने आ खड़ी हो जाती है, कथा में स्पष्ट हो गया। बहुत ही बढ़िया लघु कथा त्योहार मानक पर खरी उतरती है, मुझे पसंद आई है आपकी। धन्यवाद। थैंक यू। दीदी माइक बंद है। धन्यवाद लेकर जी। मैं संजीव आहूजा जी को आमंत्रित करती हूँ लघु कथा का वाचन के लिए। सभी सुधीजनों को प्रणाम। आदरणीय धुलेकर जी, आपकी लेखनी ने हमेशा ही मुझे आकृष्ट किया, क्योंकि बड़ी सादी भाषा में दिल तक पहुंच जाती है। आज आपसे मिलकर लगा कि आप वास्तविकता में भी वैसे ही हैं, बहुत साधारण, सिंपल, और जो सब बातों में दिल तक पहुंच जाए। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत। मेरी लघु कथा गुट्टर गु। पैर टूटा और मैं बिस्तर पर। ना समझ डॉक्टर ने 1.5 महीने की हिदायत साथ में टूटे पैर पर वचन नहीं देना, कम से कम 1 माह तक। मुझे उस अरेस्ट और रमन का काम बढ़ गया। क्या अरे काम ना हो नहीं सकते थे। घर में अकेले बैठा करता था, सो इनको पास बैठाकर बरी करने की कोशिश, तो 2 टूक सा जवाब मिला, काम से लेटे रहिए, कोई हरकत नहीं। यार टांग टूटी है, दिल तो सलामत है। मुस्कुराते हुए बात जारी रखती, हरकतें तो अभी करी ही नहीं। जानती हूँ आपको, यूं ही धीरे धीरे उंगली पकड़ते पकड़ते आप पहुंचा पकड़ते हैं। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। क्या समझो, अकेले बैठे बैठे मन ही नहीं लगता। टीवी देखिए, आप तो दिन भर मोबाइल में लगे रहते थे। कुछ करिए, मुझे छोड़िए, बहुत काम पड़ा। तुम भी ना बेढब हो, जब मैं काम धंधे में व्यस्त रहता हूँ तुम शिकायत करती हो कि आपके पास वक्त नहीं है। अब खाली हो तो छोड़िए की रट लगा रखती। हाँ तो गैस पे कुछ चढ़ा है, तुम अच्छा अपना काम देख लो। शर्माइन भाभी का नंबर मुझे देती जाओ, उनसे ही गुटरगू करता हूँ। उनकी गैस बंद कराने की उम्मीद में मैंने पासा फेंका और मैडम का चेहरा पड़ने लगा। शायद 6 आया था, तभी मैडम के चेहरे पर एकदम वही एक्सप्रेशन थे जो उम्मीद कर रहा था। हौले से मुस्कुराया, मेरी गैस तो जल गई, और दूसरी तरफ देखने लगा। पूरी उम्मीद थी कि 2 मिनट में मेरे पास आकर बैठेंगी, मेरी गुटरगू सुनने। धन्यवाद। ये संजीव आहूजा जी की गुटरगू एक घर घर की कहानी जैसी लगती है कि हमारे घर में हर एक के परिवार में ये सब होता आया है जो इन्होंने कहा। और अब घर की पड़ोसन, घर की स्त्री से आप पड़ोसन का नंबर मांगेंगे तो मुझे नहीं लगता कि गुटरगू होगी, कुछ तो भी दहाड़ने की भी आवाजें आने लगेंगी वहां से। अच्छी लघु कथा है, बढ़िया है, सूचक है, इसे कहते हैं सूचक लघु कथा, कि कहना कुछ और चाहते हैं और लिख और कुछ रहे हैं। और भी अच्छी अच्छी कहानियां आपसे अपेक्षित हैं आहूजा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कहानी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद लेकर जी। मैं निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी को आमंत्रित करती हूँ, वो अपनी लघु कथा का वाचन करें। बहुत सुंदर सुंदर हम लोग लघु कथाएं सुन रहे हैं। जी बिल्कुल। जय माँ शारदे। मंच पर उपस्थित सभी रचनाकारों को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है विपश्यना। बहुत समय से खामोश पड़े उस घर में अब कभी कभार एक आवाज गूंज जाती थी, जैसे कुएं में गिरता हुआ कंकड़ हो या रीते पड़े मटके की कुलबुलाहट हो। आज सुबह सुबह चाय के प्यालों की खनखनाहट संग वही आवाज आई, सुनो
तुम विपश्यना के बारे में पूछ रही थी ना पिछले वर्ष, कल पता कर लिया उसके बारे में। दूसरी आवाज खामोशी से चाय के कप में चम्मच घुमाती, घुली हुई चीनी को घुलाने का प्रयास करती। जानती हो, वहां पर अकेले रहना होगा, अपने सारे काम खुद से ही करने होंगे, किसी से मिल भी नहीं पाओगी, न ही बातें कर पाओगी, फोन भी नहीं रख सकते। वह बोलता जा रहा था। थोड़ी देर अपनी ही रौ में बोलता रहा कि उसको एक आलाप का भास हुआ। अरे मैं कब से बोल रहा हूँ और तुम कोई जवाब ही नहीं दे रही हो। खैर छोड़ो, बताओ जानना चाहोगी क्या? सन्नाटे की मक्खी उड़ाती सी आवाज आई। इन सब बातों के लिए विपश्यना केंद्र जाने की जरूरत है क्या? हार्दिका। निवेदिता जी, बहुत अच्छी कहानी आपने पढ़ी है, बहुत पसंद आई। कथा में आपकी कसाव भी है, वो भाषा में स्पष्टता है और एक साथ में संदेश भी दे रही है। बहुत कुछ आपने इस कहानी के माध्यम से कह दिया। आज भी ऐसे घर हैं जिसमें महिलाएं सब कुछ पाकर भी नितांत अकेलापन महसूस करती हैं। ये उन्हीं की व्यथा है। इसी भाव को दिखलाती यह कहानी घर की बंदिशें, वह उसमें मौजूद संवादहीनता का महत्व भी बता गई तथा एक ही वाक्य में मन की पीड़ा को दर्शा भी गई। एक बहुत अच्छी लघु कथा मुझे लगी जो सभी मानकों पे खरी उतरती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस कथा के लिए। हार्दिका भाई सर। बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। आपको निधि जी। हार्दिका निधि भाई तो वैसे ही अच्छा लिखती हैं, बहुत जी बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा ही इनकी लघु कथाएं बहुत उत्तम बहुत अच्छा लिखती है। हार्दिका। अब मैं हमारे साथ जिज्ञासा जी हैं या जिज्ञासा को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा वाचन करें। जिज्ञासा जी का पूरा नाम बोल दीजिए। जिज्ञासा ही लिखा हुआ है इसमें, एस और पूरा नाम नहीं लिखा है। अच्छा, नमस्कार, मंच पर सभी को मेरा सादर अभिवादन। मैं अपनी लघु कथा पढ़ती हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक खनक। आवाज आ रही है? जी जी। लघु कथा का शीर्षक है अच्छी फोटो लेना कह दे रही हूँ। ओहो मैडम, किताब लेके पोज देंगी जाने की क्या मतलब? अरे यही कि बड़ी पढ़ाकू हो तो क्या, कुछ पढ़ा वढ़ा भी करो, ये ज्यादा दिन नहीं चलता है किताब हाथ में लेके फोटो खिंचाली दिखाने के लिए। और तुम मेडिकल में सेलेक्ट क्या हो गई? मुझे सुना रही हो ना रूही? मुझे नहीं बनना डॉक्टर, मुझे तो अपना खानदानी बिजनेस संभालना है। मैं तुम्हें सुना नहीं रही, 2 साल से कोचिंग, महंगी कोचिंग करा, बस इस आशा में डॉक्टर बनूं। दुकान तुम मेहनत करो, नहीं होगा सेलेक्ट देखना। मेरी बचपन की दोस्त होने के साथ मेरी रूममेट भी। फिर अंकल आंटी मुझसे तुम्हारा हाल पूछते हैं, मैं कब तक झूठ बोलूं? एक ना एक दिन तो तुम्हारी मैं भी बेनकाब हो जाऊंगी। तो सच बता दो ना, बता दो कि तुम अपने दोस्त के साथ घूमने जाने के चक्कर में प्रवेश परीक्षा ही नहीं दी थी, फिर पास फेल का क्या परिणाम आता? आज अचानक पुराने फोन की गैलरी में फोटो देखते हुए 5 साल की बेटी किचन में बर्तन साफ करती रीमा से जब पूछा, माँ कितनी पढ़ने, फोटो पर नजर पड़ते ही रीमा की आंखों में बचपन की दोस्त रूही की झिलमिला गई और उसके कहे शब्द बर्तनों की खनक में शामिल हो गए। धन्यवाद जिज्ञासा सिंह जी। खनक आपकी कहानी मैंने सुनी और मुझे थोड़ा एंड में जाके ये समझने में दिक्कत हो गई कि रीमा कौन है, रूही कौन है। कहानी का प्रथम भाग तो आपका बहुत अच्छा चला, पर आखिरी पैरा थोड़ा असमंजस में डाल गया। होता क्या है कि जब हमारी कहानी सिर्फ डायलॉग्स पे हो, एक पात्र बोल रहा है दूसरा,
तो थोड़ा हमको बीच में कुछ पैरा डाल के, वाक्य डाल के उसको सहज करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। पूरी डायलॉग्स में आपकी कहानी चली है, कहानी में स्पष्ट संकेत आपने दिया है कि कहानी क्या है, लेकिन मेरा ऐसा मत है कि अगर आप इसको फिर से लिखें और उसको क्या कहते हैं, उसको गद्यात्मक रूप से लिखें प्रवाह में, और बीच बीच में थोड़े डायलॉग डाल दें, तो ये और भी कहानी और भी सुंदर हो जाएगी। वैसे कहानी में जो संदेश था वो मैं तो समझ गया, लेकिन शायद जनसाधारण को समझने में पाठक को थोड़ी दिक्कत होती। आशा है आप इसको अन्यथा नहीं लेंगी, और जी अपनी थोड़ा सा इसको ना 100% डायलॉग मत रखिए कहानी में, जी उसमें थोड़े बीच में एक आध पैरा डाल के नैरेटिव दे दीजिएगा, जी ताकि हमको पात्र, दो पात्री नाटिका हो गई ना, एक नाटिका जैसी होती है, जी तो इसमें कहानी छुप जाती है आप जी जो कहना चाहती हैं। तो मेरा आपको एक विनम्र निवेदन है कि जी जी इसको थोड़ा नैरेटिव कर दीजिएगा। ठीक है, जी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छी कहानी प्रभावशाली करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दी माइक बंद है। फोन आ जाते हैं तो बीच में बंद कर फिर याद नहीं रहता। तो जिज्ञासा सिंह जी को मैं बधाई दे रही थी कि उनका बहुत अच्छा आपने बताया उनको। और अब मैं रश्मि लहर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा का वाचन करें। रश्मि लहर जी। जी, समृद्ध पटेल को हमारा सादर प्रणाम। नमस्ते। इतने बड़े लोगों को देखकर निरंजन सर को बहुत पढ़ा है और बहुत सालों से पढ़ा है, तो आज बहुत चमत्कृत रूप से खुश हूँ सर। मेरा धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जी, और आचार्य साहब को भी चरण स्पर्श, और सभी वरिष्ठ जनों को सादर प्रणाम। मेरी लघु कथा का शीर्षक है फ्रीडम। सुबह से शीला तरह तरह के व्यंजन बनाकर बच्चों को खिलाती जा रही थी। 60 वर्ष की उम्र में वो 25 वर्ष की लड़की की तरह फुर्तीली हो गई थी। बहुत दिनों बाद उसके घर में बेटियों की हंसी गूंज रही थी। डिनर के लिए पूछने का विचार बनाकर वह बच्चों के कमरे के बाहर पहुंची ही थी कि अंदर से आती आवाज सुनकर वह ठिठक गई। उसकी बड़ी बेटी श्वेता अपनी मौसेरी बहन से कह रही थी, सेम टू सेम यार, मम्मी भी छोटे कपड़े पहनने पर बहुत टोका टाकी करती थी। वो तो इंस्टाग्राम की हर पोस्ट पर भी सीख देने लगती थी। लो कट की ड्रेस हो या लॉन्ग नेक का टॉप, उनका लेक्चर चालू रहता था। तो तुमने इसका कोई हल निकाला क्या दी? बहन की बिटिया ने चहकते हुए पूछा। ऐसी कौन सी समस्या है जिसका हल इस श्वेता के पास नहीं? कहते हुए श्वेता मुस्कुराई। बताओ ना दी, कैसे बची तुम इस टोका टाकी से? बहुत आसानी से, बस हर ऑनलाइन ग्रुप से माँ को ब्लॉक कर दिया। वो भी फ्री, हम भी फ्री। अगर फ्रीडम चाहती हो तो यही तुम भी करो। कहते सुनते वे सब ठहाका मारकर हंस पड़े। बहुत आभार। रश्मि लहर जी की एक बहुत अच्छी कथा है फ्रीडम। आजकल के बच्चों का बिगड़ना रहन सहन व फ्रीडम की उनकी परिभाषा बदलती हुई, उनकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, पर एक बहुत अच्छा और गहरा कटाक्ष करने में वो पूरी तरह सफल रही। नई पीढ़ी में आधुनिकता, अच्छे विचारों, ज्ञान विज्ञान, पढ़ाई लिखाई व नई सकारात्मक सोच की होनी चाहिए, न कि फूहड़ता अंग प्रदर्शन हेतु माता पिता भाई को धोखे में रखने की। एक बहुत अच्छा संदेश मुझे लगा इसमें की है, बहुत सशक्त संदेश। सादर आभार से। आपको धन्यवाद। देखकर सच में बहुत अच्छा लग रहा। बहुत बहुत एक्चुअली क्या शुक्रिया होता है मंजू और अपर्णा जी। कि जैसे आप लगता सब है कि हम लोग प्रतीक्षा करते हैं कि इतने अच्छे लोगों को सामने देखें,
और जी आज वाकई बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत हम लोग एक्चुअली ग्रुप्स में सिर्फ कमेंट्स के जरिए ही आपस में कनेक्ट होते हैं, लेकिन आज रूबरू देख के बड़ी बहुत अच्छा प्रसन्नता लगा, होती है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत अच्छी कहानी लिखी है आपने, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया। और अब मैं रमा अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा का वाचन करें। 1 मिनट मैं कर रही हूँ। नमस्कार सभी लोगों को, और मैं अपने समीक्षक लोगों को सादर नमस्कार करते हुए कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। लघु कथा दर्द। प्रधानाचार्य बोली, मैडम आपकी कक्षा में छात्र संख्या कितनी है? मैम 30 है। फीस 29 की आई है। कल से परीक्षा शुरू हो रही है, एक फीस आप जमा कर दे, बाद में लड़की से मंगवा लीजिए। पर्स में कुल 100 रुपए थे, फीस जमा कर दी। कक्षा में आते ही मीनू को डांट दिया, क्यों फीस जमा नहीं करती? मीनू रो पड़ी, मैम पापा सड़क पर ठेला लगाते थे, पुलिस वाले सामान फेंक कर ठेला उठा ले गए। मैं घर में खाना, छुट्टी की घंटी बज गई। मीनू कंधे पर बस्ता लाद कर टूटी चप्पल में सेफ्टी पिन लगा रही थी। मन बहुत दुखी था, किंतु अपना पर्स भी खाली था। मीनू धीरे धीरे चलती गेट से बाहर निकलने लगी। मैंने मीनू पुकारा ही था कि वो रो पड़ी, मैम मैम मेरी माँ मर गई। मेरा तो हाथ ही कांप गया। मैं निशब्द हो गई। छुट्टी में मीनू के पापा जैसे ही फीस जमा करने के लिए आए, मैंने उनको रोककर इतना ही कहा, आपकी पत्नी मर गई सुनकर बहुत दुख हुआ। नहीं मैम, गुस्से में कहला दिया होगा, बहुत परेशान थी मेरी पत्नी। मैम ठेला लगाना बंद हो गया है, घर की हालत बहुत खराब है। मैंने बस इतना ही कहा, मीनू की फीस अब हम जमा कर दिया करेंगे। मीनू के पिता ने रोते हुए कहा, मैम मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, आपके बच्चे बहुत तरक्की करेंगे। मैंने मीनू को प्यार से गले लगा लिया। मीनू फ्राक से आंसू पोंछती हुई, सिसकती हुई पापा के साथ चली गई। नमस्कार। डॉक्टर रमा जी की कहानी, क्या शीर्षक फिर से एक बार बताइए? और मुझे, मेरे पास शीर्षक मीनू नहीं। का दर्द। मीनू का दर्द, अच्छा। हाँ जी, हाँ। ये एक ऐसा विषय है कि जिसमें कि गरीबी के मर्मांतक प्रहार को दर्शाया गया, आपने बहुत अच्छी तरह से दर्शाया है। आजकल हर स्कूल में हमारी जो महरियां होती है, काम करने वाली होती है, उनकी कहानी कुछ ऐसी होती। हम लोग पढ़ाते थे ना महिला जी हाँ, कॉलेज जी में, तो हम लोगों जी ने जी, सब दुख गरीबी वाली लड़कियों को फेस किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हमारे साथ भी लड़के थे जिनकी हालत ऐसी थी कि, और थोड़ा सा कहानी को आप और कसिएगा, इसको कसना जानती है ना, मैं ठीक एक है, टर्म यूज करता हूँ, कसना, नट बोल्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही है, थोड़ा सा करूंगी। और कस जैसे आप दीजिए आज्ञा इसको। देंगे कसूरी। हाँ, थोड़ा सा अब भी कहानियों को हमें कसना चाहिए, सजाना चाहिए, जिसे कहते हैं ना। तो हाँ हाँ, जैसे सिर्फ रसगुल्ला बनाने से काम नहीं चलता है, उसको जो है, उसके ऊपर क्रीमी लेयर और चेंज उसको। करना चाहिए, सही हाँ, बात। हम्म तो मेरा देखिए, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब कहानी लिखता हूँ तो मेरी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। हम हम्म लोग, मैं एक कहानी लिख जाता हूँ, वो पहला होता है ड्राफ्ट। हम्म वो ड्राफ्ट कहलाता है, वो कहानी हम्म नहीं होती है। हम्म और गलती ये हो जाती है कि हम उसी ड्राफ्ट को कहानी समझ लेते हैं। मैं हम्म आज की अपनी लेखन शैली के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम्म कहानी लिख के मैं अपने काम करने चला जाता हूँ, 1-2 घंटे के लिए छोड़ देता हूँ उसको। हम्म फिर लौट के आता हूँ तो फिर पढ़ता हूँ, तो कुछ हम्म समझ में आता है, कुछ नहीं आता है। हम्म फिर कुछ एडिट करके फिर चला जाता हूँ। हम्म तीसरी बार में जाके जब आपकी कहानी उभर के आएगी, हम्म मतलब 2-3 समीक्षा तो आपने खुद ही कर ली, सही बात, बिल्कुल आप तो सही आपको कह कुछ वाक्य खटकने लगेंगे, कुछ पैरा खटकने लगेंगे, और आपस में चरित्रों का तारतम्य भी आपको गड़बड़ाता नजर आएगा। हम्म तो आपसे यही निवेदन है कि अपने को कहानी को 2-3 बार खुद पढ़िए, हम्म एज ए पाठक और एज ए समीक्षक। इस तरह से आपकी कहानियां और ज्यादा चमक जाएंगी। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा विषय आपने उठाया, धन्यवाद। नमस्कार। अब मैं उपमा आर्या जी को आमंत्रित कर रही हूँ।
उपमा आर्या जी। उपमा आर्या जी हैं। कहाँ चली गई उपमा आर्या जी? है तो, मगर उनका रिस्पॉन्स कुछ हाँ, लग रहा है इधर उधर हो गई है। वो तो तो आमंत्रित उपमा आर्या जी, हाँ आ गई है। आप अपनी लघु कथा का वाचन करिए। आवाज नहीं आ रही है उपमा जी। नहीं आती आपकी? क्या यार नहीं आ रही, नहीं कर पाएंगे। कुछ गड़बड़ है। अभी दीदी किसी और को बुला लीजिए। तो मैं फिर इस उपमा आर्या जी आप आ रही हैं क्या? बुला लीजिए दीदी तब तक। आप आवाज जी आप आवाज अपनी आ गए आ गए। ठीक है। जी जी फिर तो आप सभी समृद्ध मंच पर आवाज डिस्टर्ब है कुछ। आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही उपमा जी। हाँ पता नहीं क्यों नहीं आ रही, उस दिन भी नहीं आ रही। अभी आप बोली तो आई। हाँ अभी तो आप बोल रही तो आइए, आप बोलिए तो। अब आ रही है। हाँ हाँ आ आ रही है। रही आ रही हाँ आवाज आ रही, आ रही शुरू है। करिए शुरू करिए। समृद्ध मंच को प्रणाम, आदरणीय दादा और आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। और एक कहानी इंटरवल कर्तव्य रखा था पहले नाम उसका, और अब इंटरवल। आवाज आ रही ना है तो बता दीजिए। दौड़ती हुई कुछ छात्राएं आईं और स्टाफ रूम के द्वार पर खड़ी हो गई। अपनी कक्षा अध्यापिका से अनुरोध भरे स्वर में बोली, मैम वो सीता रो रही है, ले आओ उसे। बोलो मैडम बुला रही हैं। शिक्षिका ने बोला, मैम वो उठ भी नहीं रही है, बस रोती जा रही है। जाइए जाके देख लीजिए, आप क्लास टीचर हैं। साथ में बैठी अध्यापिका ने अपने द्रवित हृदय को संभालते हुए कहा, अनुरोध किया, मैं क्यों जाऊं, जिसकी क्लास है वो जाए। साथ ही शिक्षिका के कहने पर प्रतिवाद किया उसने। उपमा जी ऐसा लगता है कि कहानी का पहले का अंश किसी को सुनाई नहीं दिया है। शायद ऐसा सबके साथ हो तो दोबारा ही पढ़ दीजिए, नहीं तो कुछ ग्रहण नहीं हो। अच्छा फिर से पढ़ते हैं दादा जी शीर्षक बता के प्रारंभ कर दीजिए। जी। नीरज जी ने हमारी अब समीक्षा आवाज बहुत बढ़िया है, विश्वास रखिएगा। ठीक। कर्तव्य, इसका शीर्षक कर्तव्य। दौड़ती हुई कुछ छात्राएं आईं और स्टाफ रूम के द्वार पर खड़ी हो अपनी कक्षा अध्यापिका से अनुरोध भरे स्वर में बोली, मैम वो वो सीता रो रही है, ले आओ उसे। बोलो मैडम बुला रही हैं। शिक्षिका ने बोला, मैम वो उठ भी नहीं रही है, बस रोती जा रही है। रुआंसे स्वर में बच्चे बोले, जाइए देख लीजिए, आप क्लास टीचर। साथ बैठी अध्यापिका ने अपने द्रवित हृदय को संभालते हुए अनुरोध किया, मैं क्यों जाऊं, जिसकी क्लास है वो जाए। साथ ही शिक्षिका के कहने पर प्रतिवाद किया उसने, मैम अभी इंटरवल। अच्छा। दूसरी शिक्षिका ही अन्य छात्राओं की घबराती शक्ल देख के उसे संभालने की गरज से चली गई। शायद यही कर्तव्य था उसका। धन्यवाद। उपमा आर्य सहर जी की कहानी कर्तव्य में एक संदेश प्रेषण की जो कोशिश की गई है उसे मेरे ख्याल से थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहिए था। जी। मैं आपको एक छोटी सी विनम्र निवेदन करूंगा कि डायलॉग पे कम कम जोर दीजिए, नरेशन पे ज्यादा दीजिए। जी। क्योंकि आप मेरी कहानियां पढ़िएगा कभी, उसमें डायलॉग बहुत कम होते हैं, नरेशन होता है। नरेशन मतलब
गद्य ज्यादा है और उसमें संभाषण कम। आप संभाषण को थोड़ा नरेशन में और ले आएंगे तो ये कहानी कहीं ऊंची चली जाएगी। आपने बहुत अच्छा उसमें बिंदु उठाए हैं और कहानी अच्छी है। मैं इसको चाहूंगा कि फिर से सुनूं आपके इसको बदल के दी थोड़ा सा, ताकि, क्योंकि हमारा क्या उद्देश्य क्या होता है लेखन का, कि पाठक इसको किस तरह से समझेगा। आपके मन में तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर है कि आपने ये कहना चाहा, लेकिन एक जनरल पाठक उसको ठीक उसी तरह से ले जैसा कि आपने चाहा। ठीक है ना? तो ये कहानी बहुत अच्छी है आपकी। इसको एक बार और अपनी तरफ, मेरी तरफ से फिर से लिख दीजिएगा, डायलॉग बाजी कम करके। फिर देखिए, मजा आ जाएगा, आपको खुद को पसंद आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी कहानी आपने दी। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा मतलब कुछ ज्यादा बोल देता हूँ, लेकिन आवाज नहीं आ रही। नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला दुलेकर जी, जी कि अगर आप सही बात नहीं बोलेंगे तो इसमें नुकसान हम ही लोगों का होगा, और आप एक को बताते हैं तो हम सब सीखते हैं उसको। जी, तो मेरा उद्देश्य यही होता है कि देखिए, सब लेखकों को साथ लेके चलना है। आपसे मैं सीखूंगा, मैं उनसे आप सीखिए, मैं आपसे सीखूं। तो मेरे जो अनुभव रहे अब तक, वही मैं बांट सकता हूँ। और जिनको भी मैंने ये अपने अनुभव ही मेरे अनुभव हैं, क्योंकि मैं लिखता था, कहीं पिट जाता था, कहीं मार खाता था, कहीं पे लोग वाह वाही करते थे। तो जब मार खाता था तो कहानी को उठाता था कि वे मार क्यों खा गई, मेरे को मरवा दिया इस कहानी ने, क्या क्या था। जब फिर से पढ़ता हूँ तब लगाता नहीं यार, सही मार मुझे सही पड़ी, मैंने गलत लिखा था इसको, या मुझे और अच्छी तरह से लिखना चाहिए था। तो कभी कभी क्या होता है, हम कथा को अपनी लिखने के चक्कर में बोझ, मतलब बिला वजह के हिंदी के शब्द यूज करते हैं। प्रतीक्षा की जगह हम वेट भी लिख सकते हैं। कितने, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो लघु कथा ये कोई मतलब क्लिष्ट हिंदी में लिखी जाए इसको कोई जरूरी नहीं है, और न ये वो फोरम है। तो हम लोग जैसे आपस में बात करते हैं उसी भाषा में हिंदी के प्रयोग शब्दों को उठाएं और वही लिख डालें, तो एक सरलता और सुगमता, उसमें सरस प्रवाह आ जाता है कहानियों में। ऐसा मेरा विचार है, सही बात है। क्योंकि बोझिल करने से कुछ होता नहीं। अब मैं तुम्हारी द्वार पे खड़ा प्रतीक्षा कर रहा था, तो लोग बात कहेंगे भाई तुम प्रतीक्षा करो, हम जा रहे अपना काम करने। और बात इतनी सी है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। तो जो हम मुंह से बोलते हैं ना, वही लिखिए, रोजमर्रा की भाषा में हो। बस रोजमर्रा की एकदम लिखिए, तो लघु कथा विधा में वो बिल्कुल सटीक होगी, क्योंकि ये घर की कहानियां होती हैं, परिवार की कहानियां होती हैं, गली मोहल्ले की कहानियां हैं। इसमें हमें अपनी साहित्य झाड़ने की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए अगर आपको साहित्यिक भाषा लिखनी है तो कहानी लंबी होनी चाहिए, और उसका पहला नियम यह है कि फिर एक भी उर्दू का शब्द नहीं होगा और एक भी चालू भाषा का शब्द नहीं होगा। ये आपको फिर वो नियम लागू हो जाएगा। फिर तो वो उस पिक्चर की तरह बन जाएगी एक थी ना, जिसमें वो बिल्कुल हिंदी में ही वो बात करने लगते हैं। जी, जैसे मेरी एक उपन्यास था तक्षिका, पहला उपन्यास, वो पौराणिक कहानी थी, तो उसमें मुझे इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ा कि कोई चालू हिंदी का कोई शब्द ना आ जाए। लेकिन मेरी बाबू में मुझे पूरी छूट मिल गई। तो आशा है कि हम लोग इस बारे में थोड़ा और प्रयोग करके देखें अपने खुद के ऊपर, फिर देखते हैं आपकी कहानी में क्या और भी निखार आ जाता हमारे लेखन में। सही। जी को आगे
अगले वक्ता कौन है? अगले कहानीकार? जी, अगली कहानी के लिए मैं डॉक्टर श्याम गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ। शायद इनकी कहानी मुझे मिली मैंने नहीं तो है। भेजी ही नहीं है, मैं तो श्रोता हूँ। तभी मैं कह रहा था कि इनकी तो कहानी मुझे सर की मिली नहीं, कहानी नहीं गुप्ता जी। भेजी है। मैंने भेजी तो है नहीं। मंजू सक्सेना जी की कहानी है मेरे पास अब। जी जी, तो मैं ही पढ़ देती हूँ फिर। हाँ पढ़िए। चाहे तो मैं पढ़ सकता हूँ, पढ़ दूं क्या? जी, नहीं, आप चाहे तो मैं पढ़ूं। जैसा आप बताइए, आपने का आपकी इच्छा है। ठीक है, तो मैं पढ़ देता हूँ। पढ़िए सर, पढ़िए बिल्कुल। ठीक है। लेकिन मैं समीक्षा नहीं करूंगा इसकी, मैं भी हमारे पाठक हूँ। डॉक्टर साहब जो है वो वाकई में MBBS डॉक्टर हैं, रेलवे हाँ, से रिटायर हुए हैं। तो मैं एज ए पाठक सुनूंगा उसको, श्रोता। मेरी हाँ, मैं MS सर्जन हूँ। जी जी, बहुत खुशी हुई डॉक्टर साहब। रिटायर्ड 2004 में रिटायर्ड हुआ हूँ। अरे वाह वाह। तो मेरी कहानी का शीर्षक है चींटियां। जी। अरुणा जी अध्ययन कक्ष में प्रवेश करते हुए कहने लगी, आज चींटियां बहुत हो गई हैं। रमा जी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, वहां से आवाज आ रही है आपके यहाँ से। शुरू से अरुणा जी अध्ययन कक्ष में प्रवेश करते हुए कहने लगी, आजकल न जाने बहुत हो गई हैं। सारे घर में हर जगह झुंड में घूमती हुई दिखाई देती हैं। पहले तो प्राय मीठा फैलने या छिटकने पर, मीठे बर्तन पर, पैकेट पर, डब्बे दिखाई देती थी, परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि अब तो नमकीन पर, आटे में, दाल चावल, रोटियां, घी, तेल सभी में होने लगी हैं। कैसा कलयुग है। मैंने कहा, सुनिए, बचपन में मैंने एक चींटी नाम से कविता लिखी थी। वो ये थी कि नमकीन खाती, क्या बात है चींटी। लेकिन अभी मैंने कुछ महीने पहले ये लिखा है कि चींटी के बिल डालते आटा, मिलता नहीं कोई। सुनकर वे हंसने लगी। बात को कहां से कहां खींच ले आते हैं। बात तो सही है। पहले तो जगह जगह पुरुष, नारियां, वृद्धजन प्रतिदिन चींटी के बिल में आटा, कुत्ते गाय को रोटी आदि में दिखाई देते थे। अब तो अतः बेचारी क्या करें। बुभुक्षितम करोति पापम, जो जहां दिख जाता है एकत्र करने लग जाती हैं। जब मनुष्य सभी संग्रह में लिप्त है, तो इस युग में सभी संग्रह में लिप्त हैं, तो बेचारी बेबी क्या करें। चींटियों को आटा डालने कौन जाए। धन्यवाद। बहुत अच्छी कहानी है सर। सही बात है, आजकल चींटियों को आटा डालने के लिए उठना पड़ता है, आटे का डब्बा खोलना पड़ेगा, फिर चींटी ढूंढो कि छेद कहाँ है। आजकल तो मतलब चींटियों को, पहले हमारे यहाँ पे अच्छा समझा आता है घर में चींटियां होनी चाहिए, इससे घर में बरकत आती है, मिठास आती है। जहाँ मिठाई होगी, मीठा होगा, वहीं चींटी जाएगी। तो इस तरह से उसको ले आ जाता था। सर अब एक सर मैं तो चींटियों को आटा डालती हूँ। जैसा कि बात है। नहीं, बिल्कुल सही कर। मैं रोज इसको जरूर देती हूँ, मतलब इनको तो बड़ा धार्मिक रूप से भी शुभ माना जाता है कि आप एक एक मुट्ठी या एक जरा से आटे से 1,00,000 चींटियों को भोजन कराती। इतनी ज्यादा संख्या में एक चुटकी आटे से 1,00,000 चींटियां भोजन करती हैं। अब 1,00,000 को आप कहाँ भोजन करा पाएंगी। तो वो पुण्य मिलता है वहां। बहुत अच्छी कहानी सुनाई डॉक्टर साहब आपने, मजा आ गया। मैं अपनी लघु कथा प्रेषित कर रही हूँ कि जी। इसका शीर्षक है कैसी शादी। शादी हो तुमसे, जो लड़की शादी से पहले ही हम बिस्तर पता नहीं कितनों के साथ, रोहन की बात सुनते ही दोनों हाथ कानों पर रख चीख उठी थी मधु। रोहन बस,
बिना कुछ कहे वो रेस्तरां से बाहर निकल आई। उसके जहन में वो दृश्य घूम गया जब रोहन ने उस दिन होटल का कमरा बुक कराया था। बाहर बैठकर ही बात करते हैं ना, मधु ने कुछ असहज होते हुए कहा था। तो रोहन ने बड़ी आत्मीयता से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? रोहन, तुम पर तो मुझे खुद से भी ज्यादा विश्वास है। पर वही विश्वास जब कमरे के एकांत में उसे टूटता नजर आया था तो वो परेशान हो उठी। रोहन, शादी से पहले मुझे ये सब, पर रोहन की वासना के ज्वार ने उसे आगे बोलने ही कब दिया। रानी, शादी से पहले या बाद क्या फर्क पड़ता है? दुल्हन तो तुम मेरी ही बनोगी। कुछ खौफ और कुछ बदनामी के डर से मधु उस होटल के कमरे में असहाय सी अपना कौमार्य खो बैठी। पर रोहन ने उसे दिलासा दिया, हम जल्द ही शादी कर लेंगे। रोहन जिस ऑफिस में जूनियर इंजीनियर था उसी में मधु अकाउंट्स में थी। दोनों की दोस्ती 1 साल से चल रही थी और एक तरह से उनके बीच शादी भी तय थी। मधु उस ऑफिस की सबसे खूबसूरत लड़की थी। रोहन के ज्वाइन करने से पहले ऑफिस के हर मर्द की नजर मधु की ओर रहती थी, पर रोहन से प्रगाढ़ता के बाद सब चुप हो गए थे। उस घटना के बाद मधु ने आखिर कह ही दिया था, रोहन, शादी की तारीख। पर रोहन का जवाब सुनकर वो सन्न रह गई। दूसरे दिन उसने रोहन से संबंध तोड़ने की चर्चा ऑफिस भर में कर दी। कारण था, रोहन ने उससे गलत संबंध बनाने की कोशिश की। यहाँ तक कि बॉस तक भी ये बात पहुंचाने में उसने कसर नहीं छोड़ी। और अगले 2 दिनों में ही रोहन की ऑफिस में वो छवि खराब हुई कि आज उसे मजबूरन मधु के पास आना पड़ा। मधु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मधु ने फाइलों पर दस्तखत करते हुए लापरवाही से जवाब दिया। वो शादी की तारीख? किससे शादी? कैसी शादी? जो लड़का शादी से पहले ही लड़की के साथ विश्वासघात। ऊंचे स्वर में कहा गया वाक्य मधु ने जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया, पर तब तक ऑफिस के सारे कान उनकी टेबल तक आ पहुंचे थे। बहुत अच्छा। धन्यवाद जी। मंजू जी, आपकी कहानी कैसी शादी एक खुददार लड़की की कहानी जो अन्याय के विरुद्ध न तो ऊंची आवाज में बोलने से डरी और न ही गलत को गलत करने से डरी। अक्सर उल्टा होता है कि लड़की शर्म और ग्लानि के कारण आत्महत्या कर लेती है या कुंठित हो जाती है या घर में जाके छुप जाती। लेकिन आपकी नायिका ने नायक पर भरोसा किया, परंतु बदले में उसे जब धोखा मिलने का संदेशा हो गया तो नायक को सार्वजनिक रूप से भी जलील करने से न चूकी। और अब बारी थी लड़के के शर्मसार होने की। यही होना भी चाहिए। आजकल जो है कि अगर कोई लड़की नो को नो नहीं कहती है तो उसे यह समझा जाता है। लेकिन वक्त ऐसा है कि जो लड़की गलत हुआ तो गलत को गलत बोलिए और जोर से बोलिए ताकि 10 आदमी और उसको सुन ले। यही लड़की से आजकल अपेक्षित है और आधुनिकता का मतलब यही है कि नो मीन्स नो फॉर एवरीबडी, नो, हर जगह नो। तो एक बहुत अच्छा संदेश आपने इस कहानी के माध्यम से दिया है। आपको बहुत बहुत बधाई। एक्चुअली बहुत नारी सशक्तिकरण के वो दर्शाती एक कहानी है। बहुत अच्छा लगा, साधुवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपर्णा गुप्ता से अब आग्रह करती हूँ कि वो भी अपनी कहानी लघुकथा पढ़ दें। मैंने तो पढ़ दी है जिनको मैंने बुलाया था। मैं भी पढ़ूं? तुम भी पढ़ दो ना। चलिए। आपकी कहानी भेजी थी आपने मुझे? अपर्णा पहले जी, कहानी भेजी है आपने मुझे? नहीं, मैंने नहीं भेजी। अच्छा, ठीक है, ओके। बहुत छोटी सी कहानी है, नहीं, आप सामयिक है। स्वागत है, स्वागत है, और स्वागत। जो भी आप लोग बताएंगे वो सर आंखों पे। वैसे ये कहानी अभी लेटेस्ट नहीं है, पुरानी है, लेकिन आजकल के जो समय है उस पे बिल्कुल सटीक बैठ रही है। इसलिए जी, मैंने इसको पहले ही निकाल के रखा था। मुझे पता था मंजू जी छोड़ेंगी नहीं मुझे।
आप मेरी संयोजिका हैं। जी मेरी कहानी का नाम है आसान सवाल। सुमी देखो, आज राजस्थान की औरतें कितनी बहादुर हो गई हैं। आज के अखबार में खबर पढ़कर अपनी पत्नी को पुकारा। क्यों, क्या हुआ? पत्नी ने कहा। अपने हाथ में साड़ी के पल्लू से पोंछती हुई रसोई से निकलकर मुंह बनाते हुए बोली, बहराइच के पास एक गांव में बाघ उसकी 6 साल की बेटी को ले जा रहा था, तो वो उससे भिड़ गई और उसे मौत के मुंह से बचा लाई। वाह क्या बात है, राजस्थान की औरतों को सलाम। वो मुंह बनाते हुए फिर बोली, बहुत अच्छा, बाघ से तो बचा लिया, पर क्या भेड़ियों से बचा पाएगी? और यह कहकर वो रसोई में चली गई। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। सटीक कहानी आपने कही। बाघ से बचा लेने, भेड़िए गली गली में बैठे हुए हैं, कोने कोने पे हैं, हर जगह पे बाघ नहीं होता है। सही बाघ बात है। तो एक निश्चित जगह पे रहता है और कम संख्या में होता है। भेड़िए भीड़ में भी आते हैं और गली गली में भी आते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कहानी लगी, वेरी नाइस, धन्यवाद बहुत बहुत। मैं निरंजन जी से आग्रह करूंगी कि एक अपनी भी एक कथा हम लोगों को लाभ हो कुछ। अब मुझे थोड़ा 1-2 मिनट का समय दीजिए, तब तक आप कुछ करिए, तब तक मैं निकाल लूं कहानी। बिल्कुल निकालिए, और उसके बाद मैं अध्यक्ष जी से अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आग्रह करूंगी, और वो भी अपनी लघु कथा का वाचन करें और हम लोगों को लाभान्वित करें। उसके बाद में इस गोष्ठी को विराम दिया जाएगा। आचार्य जी का माइक बंद है। हाँ बिल्कुल म्यूट था। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले मैं लव कथा पढ़ता हूँ, तब तक निरंजन जी अपनी लव कथा निकाल लेंगे, उनकी लव कथा हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद फिर जो आप कहिएगा वो बाद में बोल देंगे, ठीक है? बिल्कुल सही। निरंजन जी आपकी लव कथा मिल गई या नहीं अभी? नहीं नहीं, आप रखिए, आप बच के जाने वाले नहीं, आप कहिए। नहीं वो बात नहीं है जी। मेरी लव कथा मुश्किल से 6 पंक्तियों की है, तो जब आपकी मिल जाए, आपका ध्यान उधर से हट जाए, मेरी ओर आ जाए, तब मैं मैं वो सुन 6 रहा हूँ। पंक्तियां पढ़ूंगा। नहीं नहीं, मैं ध्यान दे रहा हूँ, आप पढ़िए। अच्छा सुनिए, ये लव कथा संवाद शैली में है, लेकिन मिश्रित है, थोड़ा सा वर्णात्मक भी है, थोड़ी संवाद शैली है। और लव कथा का शीर्षक है तो क्या। दादी, देखिए संवाद शैली में थोड़ा ये कठिनाई होती है कि लिखा हुआ तो सबकी समझ में आ जाता है, अगर वो उपयुक्त वर्तनी के साथ लिखा जाए, उपयुक्त चिन्ह लगा के लिखा जाए, तो समाज शैली में कथा सबकी समझ में आ जाती, कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन जब वाचन करना होता है तो वो सारी बातें अभिव्यक्त करना हाव भाव से बड़ा कठिन हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा उसमें सहारा दे करके, जैसे मैंने दादी लिख दिया और दादी के आगे दादी की बात लिख दी, लेकिन जब मैं पढ़ूंगा तो अगर मैं एक साथ पढ़ने लग जाऊं, दादी मेरी साड़ी, तो पता ही नहीं चलेगा ये क्या है। दादी ने कहा मेरी साड़ी, तो ने कहा जो है वो केवल संकेत में होता है लिखते समय, मगर मैं उसको शब्दों में इसलिए बोल देता हूँ कि वो आप देख नहीं रहे हैं, केवल सुन रहे। तो दादी कहती है, मेरी साड़ी सदैव माथे पर रही, क्या मजाल कि कभी सिर दिख जाता। बहू कहती है, मेरा सिर दिखता है तो क्या, शरीर तो नहीं दिखता। पोती कहती है, शरीर दिख भी जाए तो क्या, नंगापन नहीं दिखना चाहिए। क्या बात। इसके बाद सब चुप।
तो क्या, सहसा सबके होश उड़ गए, क्षमा करें, सहसा सबके होश ठिकाने आ गए, जब पास में बैठी दिगंबर बिल्ली, जब पास में बैठी दिगंबर बिल्ली ने उनकी चुप्पी तोड़ दी और जोर से चिल्लाई, म्याऊं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सही है। बहुत सुंदर। दिगंबर बिल्ली। एक कहानी और हो जाए सर की, बस डॉक्टर साहब की। बस मैं आपको सुनना चाहता हूँ, मैं तो सुनाते डॉक्टर रहता साहब हूँ। की कहानी, डॉक्टर साहब की कहानी हो जाए एक और अच्छा, हमारे। हाँ, आपका माइक बंद है। डॉक्टर साहब है भी। आप आज डॉक्टर साहब ने आज जो हाँ, कहानी सुनाइए डॉक्टर लव साहब, कथा सुनाई एक है, कहानी और। डॉक्टर साहब आज आपने जो लव कथा सुनाई है वास्तव में मेरे दिल को छू गई। और मैं अगर ऐसा कहूँ तो नथा न लीजिएगा, आज तक की कहानियों में सर्वोत्कृष्ट कहानी लगी आपकी चींटियां। तो मेरी कहानियों में, बाकी या सभी कहानियों में, आपकी कहानी में इतनी अतिशयोक्त तो नहीं कर सकता, आपकी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ लगी मुझको। तो एक छोटी सी सुनाई देता हूँ जी। कि कहानी का शीर्षक है मी टू प्लस। बड़े गहरे सोच में हो यार, मी टू पर विमर्श तो नहीं चल रहा? हाँ यार, श्री सही कह रहे हो। मैं सोचता हूँ कि मैं भी एक प्रेस वक्तव्य दे ही दूं। क्या मतलब? तुम्हें याद है 5 साल पहले तुमने पूछा था कि तुम तो कंपनी में हाल ही ज्वाइन किए हो, बड़ी जल्दी प्रमोशन मिल गया। हाँ, तो मैंने बताया था तुम्हें कि मालकिन मुझसे खुश हैं और मुझे अपने घर बुलाकर प्रमोशन पत्र दिया था। ओह, श्रीकांत के मुंह से अचानक निकला। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ये मुझे एक कहानी मिल गई। कहानी का शीर्षक है साफ सुथरे। साफ स्वागत है। सुथरे। साफ सुथरे। कल रात यज्ञदत्त चाचा लंदन से दशकों बाद लौटे थे अपने कस्बे में पुश्तैनी घर में। देर तक गप मारी और खा पी कर सो गए। सवेरे खिड़की खोली तो सामने आंगन में उन्हें कूड़ा ही कूड़ा नजर आया। कूड़ा यानी पेड़ से गिरे सड़े गले पत्ते, फल, टहनियां। बस देखते ही भड़क गए। तेज आवाज में लंदन के अपने घर लॉन साफ सफाई की बातें सबको सुना डाली। हमारे यहाँ लंदन में ये होता है, ऐसी सड़कें होती हैं, साफ सफाई। और ये भी बोल गए कि क्या फायदा है ऐसे पेड़ का, किसी काम का नहीं, फालतू में पाले हुए हो इतना बड़ा पेड़ घर के आंगन। घर के लोग बेचारे सहम गए। दादाजी ने ये नजारा देखा और अपने कमरे से आवाज लगाई, यज्ञदत्त, जरा पेड़ के पास जाकर गौर से देखो, ऐसा कूड़ा तुम्हें लंदन में नहीं मिलेगा। यज्ञदत्त चाचा बेमन से आगे बढ़े, ये देखने के लिए कि दादाजी कौन सा कूड़ा दिखाना चाहते थे। आंगन में उनके सामने था वह पुराना, बहुत पुराना फलों से लदा हुआ पेड़। चाचा करीब गए। पेड़ की सबसे पुरानी मोटी डाली पर नीचे शायद किसी ने तेज नोक से टेढ़ा मेढ़ा खोदकर कुछ लिखा हुआ था जो पढ़ा जा सकता था। चाचा ने झुककर पढ़ा, जिस पे लिखा था यज्ञदत्त कक्षा 4। बहुत सुंदर। धन्यवाद। सुंदर। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी कहानी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। यज्ञदत्त कक्षा 4। जी। बहुत सुंदर कहानी कथा आपने पढ़ी, दिल को छू गई बिल्कुल। ये हम लोगों के सभी के साथ होता है कि हम लोग कितने पेड़ों पे
लिखते थे बचपन में। वो कुछ उस पे लिखाते हैं अब नाम, और जब बहुत सालों बाद फिर जाते हैं तो ढूंढते हैं कि हमारा पेड़ कहाँ है जिस पे हमने जी बिल्कुल। वो तो चाचा तो भूल गए थे, उनको दादाजी ने याद करवाया। अब चाचा कब के कक्षा 4 में होंगे, कब लिखा होगा। तो ये कोशिश की है कि एक तो पर्यावरण को बचाने की बात की है कि पेड़ को काटना नहीं चाहिए। दूसरा, साफ सफाई की परिभाषा क्या है। तीसरा, जो आधुनिक संस्कार हमारे दिमाग में घुस गए हैं लंदन और अमेरिका के, उसमें जमीन कैसे छूटती जा रही है वो भी बताने की कोशिश की मैंने। और चौथा है कि खेतों में कीचड़ नहीं होता है, खेतों में खेत की मिट्टी होती है। तो मिट्टी और कीचड़, ये दोनों में फर्क होता है। आप खेतों में कभी जाइए, धान के खेत में कहोगे यहाँ कीचड़ है, वो कीचड़ नहीं होता। कीचड़ शहरों में होता है, गलियों में। तो ये फर्क हमको समझना पड़ेगा। जब आप करिए समीक्षा हमारी। इतनी सुंदर आपने कहानी, ये लघु कथा सुनाई कि दादाजी ने कैसे बचपन को, यज्ञदत्त जी के बचपन को सहेज कर रख रखा था अभी तक। जी जी बिल्कुल। पुरानी यादें आज भी बरकरार हैं और पुरानी उनके बातें। लिए वो पेड़ जिंदा है। उनके लिए पेड़ जिंदा है। और दादाजी ने यज्ञदत्त को औकात भी बता दी। तुम ये कूड़ा नहीं है, नहीं तो तुम्हारा बस चले तो तुम कुल्हाड़ी ला के 2 मिनट में साफ ही कर दो, सिर्फ इसलिए कि तुमको रोज झाड़ू लगानी पड़ती है। वही पेड़ पत्ते होंगे तो कूड़ा भी होगा, लेकिन छांव भी तो देती है, ऑक्सीजन भी तो देता है, सुंदरता भी देती है, और सबसे बड़ा फल देता है पेड़। तो उसमें अगर आपने 10 पत्ते हटा दिए आंगन से तो कौन सी बड़ी बात है। तो साफ सफाई की परिभाषाएं अलग जगह पे हैं। फॉरेन कंट्रीज में तो अगर जैसे आपने कोई बाहर बाग लगाया है और वो उसमें झाड़ जंकाड़ अगर उग गया है तो आपको चालान कट जाएगा। पड़ोसी कंप्लेंट कर देगा कि इनका बाग तो लगाया है लेकिन ये साफ सुथरा नहीं रखना है, जिससे हमको परेशानी हो रही है। उनकी अगर परिभाषा में जाएंगे तो बिल्कुल अलग है, लेकिन हमारी जो संस्कारी परिभाषा है भारतवर्ष की वो तो बिल्कुल अलग है। मैं चाहूंगी निरंजन जी कि आज का हमारा जो कार्यक्रम हुआ, सब हमारे लघु कथाकारों ने अपनी लघु कथाएं सुनाई, उसके कुछ अनुभव को आप, और आज आपको कैसा अनुभव हुआ हमारी लघु कथा कक्ष में आके, और आगे हम इसको कैसे विकास कर सकते हैं, वो हमको जी बिल्कुल बताइए। कोई छूटे तो नहीं अभी? नहीं, ये मिथिलेश दीक्षित जी की कहानी आई थी। जी मिथिलेश दीक्षित जी आई नहीं है, 2-3 लोग जो लोग नहीं आए हैं उन्हीं की। अच्छा, उनका आपने नहीं लिया। कुमारी मौर्य जी का फोन आया था, उन्होंने कहा था कि मेरी कहानी की समीक्षा करवा दीजिएगा आप, मैं बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ। अच्छा, तो सारे हो गया ना, अपनी 15 कहानियां हो गई। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आपका और अपर्णा जी का और डॉक्टर साहब का और सभी जितने भी हमसे जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे काबिल समझा कि मैं आके कहानियों की समीक्षा करूं। तो एक बहुत अच्छा भी लगा कि जिनको हम अपने कमेंट्स वगैरह में, लाइक्स में देखते थे, उनको साक्षात सामने देख के देखा मोह मन में होता है। तो ये फोरम एक कितना सुंदर फोरम है कि इसमें हम लोग मतलब फेसबुक से उतर कर वास्तव में सामने आ जाते हैं। तो वो कनेक्ट, जो कनेक्शन है वो पाठक और श्रोताओं का या पाठकों का, लेखकों का, ये बहुत ही सजीव हो जाता है, इसमें जान आ जाती। और अब मुझे भी क्या, जैसे आप लिखते हैं वैसे मैं लिखता हूँ, तो आपके लिखने का अपना स्टाइल है, मेरे लिखने का एक थोड़ा अलग है।
बाकी सबके अपने अपने हस्ताक्षर चूंकि सबके अलग होते हैं, उसी तरह से लिखने की विधा में सबका अपना स्टाइल होता है। बस उस स्टाइल को में कमियों को दूर करने की बहुत आवश्यकता होती है। जो मुझे कमेंट्स जो आते हैं मेरे पाठकों के, उससे मुझे मिलता रहता है क्लू कि ये कहानी जरा बोर हो गई, इसमें मजा नहीं आया। तो मजा तो मुझे भी नहीं आया होता है एक्चुअली, लेकिन मैं डाल देता हूँ है कि नहीं। हर प्रोडक्ट अपना अपने को अगर जिस दिन अच्छा लगने लगे, समझ ले आप एज ए लेखक फेल हो गए। आपको या हम सभी को अपनी हर रचना नंबर 1 नहीं लगी। हमको खुद को उसका आकलन करना पड़ेगा कि यार ये नंबर ए ग्रेड मिलेगा, ये बी ग्रेड मिलेगा, ये सी ग्रेड वाली है। आप देखिए अपनी कहानी की ग्रेडिंग आप खुद जिस दिन कर लेते हैं, मैं तो करता रहता हूँ, कुछ तो इतनी होती है कि फाड़ के ही फेंक देता हूँ कहानियों को, इतनी बेकार लगती है। और ये तब बेकार लगती हैं जब आपकी मैच्योरिटी आने लगती है लेखन में, आप परिपक्व होने लगते हैं। मैं परिपक्व हो रहा हूँ तब जब लिखता हूँ। दूसरे को देखे क्रिटिसाइज करना बहुत आसान, सबसे आसान काम है दूसरे का क्रिटिसाइज करना, आलोचना। लेकिन सबसे कठिन कार्य होता है खुद की समीक्षा करना। समीक्षा में एक पॉजिटिव सेंस है, आलोचना में निगेटिव। तो हमें तो अपना समीक्षा करनी है। तो कुछ बातें मैं आप सबके साथ कुछ लिख रखी है मैंने, समीक्षाएं जितनी की। तो मन की बात करता हूं मैं भी कि पहली बात यह है कि जीवन से जुड़ी सरल कथाओं में क्लिष्ट हिंदी शब्दों का प्रयोग कभी कभी दोष निर्माण कर देता है, जो खटक भी जाता है। कथाओं में सहज सरल रोजमर्रा की बोली जाने वाली हिंदी भाषा का प्रयोग पाठक को कथा से अधिक जोड़ता है, ऐसा मेरा मत है। दूसरी बात यह कि कहानियां सदैव जमीन से चुनिए, आसमान से तोड़िए मत। इसका अर्थ क्या है कि जब जमीन से हम कहानियां चुनते हैं, बीनते हैं, तो ये मिट्टी की खुशबू लिए चली आएंगी। आसमान से अगर कल्पनाओं की तोड़ी तो उसमें मिट्टी की खुशबू कैसे आ सकती है? वो तो आसमान की पूरी कल्पना। तो मेरा शुरू से कम ये रहा कि अपने चारों तरफ रोज इतनी घटनाएं होती रहती हैं, घर में, पड़ोस में, सड़क पे, या अपने अनुभव रहते हैं लंबे जीवन के, कि हमें कल्पना की दुनिया में जाने की आवश्यकता ही नहीं। हमारा अपना अनुभव भरा पड़ा रहता है, सुख हो, दुख हो, हास्य हो, किसी न किसी रूप में एक कहानी का जन्म वहीं हो जाता है। आप अपनी मेहरी से बात करके देखिए, काम वाली बाई से, कितनी कहानियां उसमें से निकल आएंगी, आपको आश्चर्य होगा। आपका जो न्यूज़पेपर वाला आता है, किसी ऑटो वाले से बात कर लीजिए, रिक्शा वाले से बात कर लीजिए, हर एक के पीछे एक न एक कहानी होती है। किसी भिखारी को पकड़ लीजिए, हर भिखारी की एक बेहद दर्दनाक कहानी। हम तो कुछ लोगों को ढोंगी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं है। उनके पीछे एक बहुत ही पीड़ादायक कहानी होती है। तो मेरा सभी लेखकों से यही एक अपील है कि कहानियों को जमीन से चुनिए, आसमान से मत तोड़िए। तभी हम अपनी कहानी के साथ और पाठकों के साथ न्याय कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तम, बहुत अच्छा आयोजन हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिल के, आप सबसे बातें करके, आपके अनुभव अपने सुन करके, और अपनी कहानियों के लिए भी मुझे कुछ नया उभर के निर्देश मिल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप सब लोगों ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया, उसके लिए मेरा विनम्र प्रणाम आपको। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी। आज आपके आने से हमारी गोष्ठी में 4 चांद लग गए। सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि सभी ने आपको पढ़ा हुआ है, तो जी इसलिए जी, सभी लोग बहुत खुश हैं नहीं और मुझे भी सभी संतुष्ट है। सबसे बड़ी बात ये है कि जी आज सब लोग संतुष्ट हैं, वरना कभी अक्सर ऐसा हो जाता है कि समीक्षक की टिप्पणी से
कोई कोई मन में जरा सा अंदर अंदर क्रोधित हो जाता है, लेकिन आज ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई नहीं, किसी मैं पहले बताऊं कि हम सब लोग अच्छे लेखक हैं, अच्छे चिंतक हैं, बस थोड़ी सी कलम को धार लगानी है, मुझे भी, मैं भी इंक्लूडेड हूँ। कोई अल्टीमेट नहीं होता है। लिखते लिखते मैं तो खुद आपको बता रहा हूँ कि अगर 5 साल पहले कहानियां लिखी पढ़ लूँ ना, फाड़ के फेंक दूंगा, और इतनी गंदी समीक्षा अपनी कहानियों पे करूंगा कि सब लोग चौंक जाएंगे कि अपनी कहानी को ऐसा लिख रहा है। लेकिन एक रबर होता है, देखिए पेंसिल दिए भगवान ने तो एक रबर भी दिया है, तो हम लोग पेंसिल की जगह साथ साथ रबर भी अपना रखें और मिटा करके फिर से लिखें। ऐसा ये इसे इसे साहित्यिक जर्नी ऐसी होती है, कोई किसी से न कम है न कोई बड़ा है। अपनी कहानी की पहले तो खुद ही समीक्षा करनी जी चाहिए। बिल्कुल, जी और बिल्कुल। ये मेरा जो अपना अनुभव है कि उसको 4-6 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना, कोल्ड स्टोरेज बोलता हूं मैं उसको, कोल्ड स्टोरेज। तो भूल जाए कि हमने कोई कहानी लिखी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ऐसे ही लिख के छोड़ देती हूँ और उसके बाद फिर मैं भूल भी जाती हूँ। भूल भी जाते हैं। मेरी उस पर नजर पहुंचती है तो फिर लगता है कि अरे इसमें ये गलत है, तो उसको बिल्कुल सही बात कई है। बार तो मैं पोस्ट करने के बाद एडिटिंग करती हूँ उसमें। अब जरा हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनके भी विचार ले लीजिए एक एक, तो और अच्छा रहेगा, जो भी इस समय जुड़े या हुए हैं। कोई और बोलना चाह रहा है तो मैं आमंत्रित करती हूँ और बिल्कुल, हमारे अध्यक्षीय उद्बोधन होगा। जी बिल्कुल। सबको अपने विचार एक एक 2-2 मिनट के कहें तो और भी अच्छा हो जाए। कोई बोलना चाह रहा है तो आप आमंत्रित हैं। नमस्कार। धन्यवाद मंजू नमस्ते। जी। सर आपकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी और आचार्य जी की कहानी की तो मैं फैन हूँ। जितनी भी कहानी सुनती हूँ मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। आपकी मैंने पहली बार सुनी और मैं कहीं से आपसे जुड़ी नहीं हूँ, मैं जुड़ना चाहूंगी फ्यूचर में, तो जिससे आपकी रचनाएं मैं पढ़ सकूं। और मंजू जी की तो मैं पढ़ती हूँ, वो तो खैर बहुत ही अच्छी साहित्यकार हैं, उनकी गजलें और उनकी सभी बहुत पढ़ती रहती हूँ। और डॉक्टर साहब का भी मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छा लिखते हैं। जितने भी लघु कथाकार हैं उसमें से भी नेत्र जी की भी कहानियां अच्छी होती हैं, मतलब सभी की होती है, मैं ज्यादा कम की मैं नहीं कह सकती। लेकिन अभी आज के सत्र में मैं जैसे आपने जो अच्छी बातें बताई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे जमीन से जुड़ना चाहिए और भी चीजें जो आपने बताई समीक्षा के रूप में, तो मैं उससे बहुत ही लाभान्वित हुई हूँ। और जहां तक मेरा मानना है कि हमें वास्तव में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और यही बिल्कुल एक जर्नी होती है साहित्यकार की। तो कहीं भी एक मतलब मैक्सिमम पॉइंट नहीं होता है, हमें हमें चलते रहना ही है। चलते रहना है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ ये करके। आप देखिए, मैं फलक फलक पे ग्रुप में हूँ, और अच्छा इस पे प्रतिलिपि पे हूँ, अच्छा और अपर्णा जी भी हैं 2-3 ग्रुप में। तो आप ग्रुप में आ जाइए, तो वहाँ पे आपको मेरी कहानियों का तो 1000-2000 कहानियां हैं। आप जी जी, बहुत अच्छी बात। मंजू जी से मैं अनुरोध करूंगी कि मुझे हाँ जोड़। हाँ, मैं जोड़ वो बिल्कुल ऐड कर देंगी। जी जी, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। डॉक्टर धन्यवाद। डॉक्टर श्याम गुप्ता कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं आप जी जी। सब आमंत्रित है, आप स्वागत है। आपका माइक म्यूट है। मैंने भी आपको मतलब धुलीकर जी को पहली बार ही सुना है कहानी, फेसबुक में या शायद प्रतिलिपि पर ही आपकी कहानी कोई निगाह से गुजरी होगी, पर मूलतः मैं आपको जानता नहीं हूँ। पहली बार ही मुलाकात हो रही है और पहली बार ही आप जो वैसे भी जाना है, जो ये मंजू जी की कृपा है कि आपसे मुलाकात करवाई। भले ही अपर्णा जी की कृपा है, अपर्णा जी ने अपर्णा जी की कृपा है जो कि आपसे मुलाकात करवाई। तो पहले मैंने और कोई कहानी आपकी पढ़ी नहीं है, और वैसे ही फेसबुक पे या प्रतिलिपि पे मैं भी लिखता हूँ ना, जब पढ़ी होगी तो शायद पढ़ी होगी, तो ध्यान नहीं है जी मेरे जी। में। तो ये चाहे कहानी हो, लघु कथा हो या साहित्य, कोई भी साहित्य हो, तो उसका तो मूल तत्व यही है कि आप लिखें, फिर उस पर विचार करें,
फिर जैसा बताया कि आप कुछ छोड़ दें उसको, उसके बाद फिर दोबारा पढ़ें। मतलब जी आप पहले खुद स्वयं समीक्षा उसकी करें। हाँ? तो जब एक बार आप लिखेंगे उसके बाद दोबारा पढ़ेंगे तो लगेगा फिर कि ये मैंने कुछ ठीक नहीं लिखा है, ये है। तो आप जी उस बिल्कुल। करेंगे, धीरे धीरे कहानी वो बनती जाएगी। मूल यही है। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात मैं और कहना चाहूंगी इसमें कि हम अपनी समीक्षा कर तो लेते हैं, लेकिन अगर उसमें हमारी कोई दूसरे लोग समीक्षा कर रहे हैं तो हमें उस पर भी ध्यान, उन बिंदुओं पर भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं वाकई में गलत तो नहीं है। हम अपने हिसाब से समझ रहे हैं, लेकिन पाठकगण क्या समझ रहे हैं, क्योंकि मेन तो हम पाठक के लिए ही लिख रहे हैं उसे मुक्तया। तो पाठक अगर उसको नहीं ठीक समझ रहा है तो हमें उस बिंदु पर जरूर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि हम सही हैं। नहीं, लेकिन अगर आप ही नहीं अपनी कथा को समझेंगे, क्योंकि समाज को समझते हैं, लेखक वही है जो समाज को समझता है। आप ही अपनी कथा को नहीं समझेंगे तो पाठक कैसे समझेगा? मेरा ये कहना है, आपने तो समझ ली, लेकिन अगर आपकी कथा को पाठक नहीं समझ रहा है तो फिर आपकी कथा, आप कितना भी समझे, वो कथा व्यर्थ है। ये तो वो तो आपके क्या कहते हैं, वर्बेटिम की बात है ना। आप कैसे कथा कहते हैं, कैसे शब्द यूज करते हैं कि जैसे अभी निरंजन जी ने कहा कि सामान्य शब्द, सामान्य सरल प्रयोग करना चाहिए। कठिन हिंदी आप यूज कर रहे हैं तो वो बेचारा कोई भी गांव वाला कैसे समझेगा उस कहानी को? वो तो बात है ही। जी जी। और अब मैं, हमारी गोष्ठी अब अंत की ओर बढ़ रही है, तो मैं अपने जो मंजू अध्यक्ष हैं, जी जिज्ञासा सिंह जी कुछ बोलना चाहती है। जी मैं जी ये जरूर। बता रही अच्छा लगता है जब हमारी त्रुटियों को कोई हमें बताता है, अच्छी समीक्षा लगती है। और हमें इस बात से बिल्कुल भी सहमत होना चाहिए कि हमारे समीक्षक हमें सही मार्गदर्शन देंगे। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और आज अपनी लव कथा पर मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। आगे से मैं उसके लिए बहुत प्रयास करूंगी कि अच्छा रहे। और बस धन्यवाद। और आपसे तो मिलता ही रहता है, और आपने अभी जो बात कही है उससे भी मैं सहमत हूँ। आपकी सभी, कोई और लघु कथा है आपके पास जो पढ़ सकती हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। पढ़िए पढ़िए, एक पढ़ दीजिए। और अध्यक्ष महोदय की अनुमति ले ले। उनकी जिज्ञासा पड़ी आज का आपकी कार्यक्रम आपको समर्पित है। आप अरे नहीं सर, ये तो हमारे जो हम सब लेखक लेखिका बैठे हुए हैं, तो जितना मीठा खा लें उतना अच्छा है, मौके बार बार नहीं आते। हमारे अध्यक्ष जी, आचार्य जी जी बहुत सहृदय और बहुत सामंजस्य करने वाले हैं। हम लोग अनुमति जरूर लेते हैं, लेकिन अपने मन की चलाते रहते हैं। आचार्य जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है। बहुत। जी, अभी मुझे कहीं किसी ग्रुप से कहा गया था एकालाप शैली के लिए, तो मैंने एक प्रयास किया है, उस पे आपका मार्गदर्शन चाहूंगी। उस लव जरूर। कथा एकालाप शैली में लिखी है, जिसे मैंने विस्थापन, इस लव कथा का शीर्षक। देखो जरा इन मनुष्यों को, अपने विस्थापन पर कितना प्रलाप करते हैं। कभी हमारी भी पीड़ा समझते। हम तो सदियों से अपने ही जंगल से आरी से काटकर विस्थापित किए जाते हैं, फिर जाने कितने टुकड़ों में कटते हैं, छील कर रंधे पे घिसे जाते हैं, फिर दर दर भटकाए। कहीं दरवाजा, कहीं खिड़की, आलमारी, फर्नीचर तो कहीं साज सज्जा। मेरा तो रूप ही बदल जाता है। और ये मानो तो केवल जगह का ही विस्थापन झेलता है। हम वृक्ष तो सदियों से अस्तित्व ही विस्थापित करते रहते हैं। एक बात और, जब हमारा कोई भी रूप बनकर तैयार हो, लोगों के काम आता है, तो भी हमें श्रेय नहीं मिलता। तब लोग बढ़ई की ही तारीफ करते हैं। सच, विस्थापन
पहचान खो देता है। वाह, बहुत बहुत सुंदर, बिल्कुल। बहुत सुंदर। विस्थापन पहचान खो देता है और नई पहचान बनाता है, क्योंकि चलना ही जीवन है। जी मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो शुरू के कोई 1 आध 2 महीना बहुत अटपटा लगता है, लेकिन जब हम नई जगह पे जाते हैं तो लगता है पिछले वाले से भी अच्छी है। जी, ये असल में एक आलाप शैली में मेरा मेरा जी, पहला। अच्छा लिखा है, मैं अच्छा लिखा, बहुत अच्छा, बधाई आपको, बहुत अच्छा लिखा। वही बताया ना आप, कसिए, कसना बोलते हैं ना। जी जी जी, बस इसको जो कस दीजिए जी कि 4 सेंटेंस के जगह अगर 2 सेंटेंस से काम चल रहा है तो 2 पे आ जाइए, जी क्योंकि लघु कथा है। जी जितनी छोटी कर लघु कथा उतना ही ज्यादा पंच ऐसा होता है। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद, आपने मेरी बात का मान रखा और एक कहानी और पढ़ी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। आज की समीक्षा से हम सभी को लाभ हुआ है, और हम लोग, मुझे उम्मीद है कि सब जो भी समीक्षक ने आज बताए हैं, समीक्षक महोदय ने जो भी पॉइंट्स हम लोगों को सब बताए हैं, वो हम अपने लघु कथाओं पर लागू करेंगे, तभी इसका समीक्षा का फायदा भी है। जी जी तो मैं अब आचार्य जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, मैं उनको आदर पूर्वक आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दे और हम लोगों को आशीर्वाद दें, सब लघु कथाकारों को, कि हम और निरंतर और विकास की राह पे बढ़ते रहें और हमारी संख्या और ज्यादा बढ़ती है। जी, धन्यवाद स्वागत है। आदरणीय मंजू श्रीवास्तव जी। मैं आज के मैं क्षमा चाहूंगी। मंजू सक्सेना जी, जी ये तो हमारे आपके बीच एक अनिवार्य संवाद हो गया है कि मैं श्रीवास्तव कहता हूँ तब आप सुधार करती हैं। तो आदरणीय मंजू सक्सेना जी, आज के आयोजन के केंद्र बिंदु समीक्षक आदरणीय निरंजन धुलेकर जी, डॉक्टर श्याम गुप्ता जी, सुश्री अपर्णा गुप्ता जी, आज की संचालिका मंजू श्रीवास्तव जी, निवेदिका श्रीवास्तव निवि जी, डॉक्टर रमा सक्सेना जी, भारद्वाज जी, सुश्री दीप्ति जी, हीरा जौहरी जी, सविता श्रीवास्तव जी, रश्मि लहर जी, संजीव आहूजा जी, नीता शर्मा जी, जिज्ञासा जी और उपमा आर्य जी, आप सभी को आज के सफल आयोजन के लिए मैं बधाई देता हूं, क्योंकि आयोजन की सफलता किसी एक के कारण नहीं होती है, पूरे समूह के कारण, लेकिन समान रूप से सबके कारण नहीं होती, उसमें प्रतिशत अलग अलग होता है। तो आज के इस सफल आयोजन के श्रेय का अधिकांश भाग जिनको जाता है वो है हमारे आज के सुधी समीक्षक आदरणीय निरंजन धुलेकर जी। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बड़ी ही सुंदर समीक्षा की, और समीक्षा की गुणवत्ता अलग है, बहुत सुंदर रही, लेकिन उसकी शैली जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, उसके लिए उनको बहुत बधाई है। बहुत समीक्षा बहुत की धन्यवाद। शैली वास्तव में, समीक्षा की शैली वास्तव में कटीली होती, धारदार होती, नुकीली भी होती, लेकिन आपने उस कटीली शैली को बड़ी ही कुशलता से रसीली बना दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और पूरा परिवार हमारा उसी रस में आज से अंत तक डूबा रहा, किसी का मन ही नहीं हो रहा था कि आपकी वार्ता बंद हो और कार्यक्रम विराम की ओर जाए। हमें तो लगता है सबके हृदय की बात से ये कार्यक्रम चलता रहे, हम सुनते रहे। तो
समीक्षा की तथाकथित कटीली शैली को रसीली बनाने के लिए आपको सबसे बड़ा धन्यवाद है। क्योंकि आजकल अक्सर ये होता है, जब समीक्षक प्रारंभ करते हैं तो कहीं कुछ चुभ जाता है, कहीं कोई धार उसकी जो है वो खरोंच जाती है, लेकिन न तो कहीं चुभन है न कहीं खरोंच है, सब कुछ रसमय है। ऐसा ये सत्र आज पूरा हो रहा है। बहुत आनंद की स्थिति में मैं स्वयं हूँ और मानता हूँ कि और सभी लोग होंगे। आदरणीय मंजू सक्सेना जी बड़ी ही आत्मीयता के साथ अपने इस परिवार को जोड़े रहती हैं। कोई बात हमारे अनुशासन के अनुकूल न हो तो भी वे उसको अनुशासन में लाने का प्रयास उस ढंग से करती हैं जैसे बेटा कभी अनुशासन तोड़ता है तो दो अलग अलग प्रयास होते हैं। पिता का अलग ढंग का प्रयास होता है उसे अनुशासन में लाने का, और माँ का अलग ढंग होता है। तो मंजू सक्सेना जी का ढंग जो है वो माँ का ढंग है। वो माँ की ममता के साथ में उस अनुशासनहीनता को अनुशासन में बदल देती हैं। ये उनकी बहुत बड़ी कुशलता है। कोई जान भी नहीं पाता उन्होंने कब क्या किया और वो हो जाता है। जो कार्यवाही है वो ढर्रे से अगर खिसक रही हो तो तुरंत ढर्रे पे वो बड़ी कुशलता के साथ ले आती हैं। और आत्मीयता बनावटी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कोई बहुत मधुर बोलता हो तो उसमें आत्मीयता ही होगी, और ऐसा भी नहीं है कोई बहुत कर्कश बोलता हो यानी आवाज खरखरी हो तो उसमें आत्मीयता नहीं हो। आत्मीयता हृदय से होती है, आत्मा से होती है। तो यह आत्मीयता वास्तव में उनके हृदय से है। उनका हृदय ममता से भरा हुआ है जिसका विस्तार अनंत है, और उसी विस्तार में इस परिवार को वो समेट लेती हैं। ये सदैव ऐसे ही बना रहे, ये मेरी शुभकामना है। अपर्णा जी भी हमने देखा सदैव मधुर भाव में स्थिर रहती हैं। कभी उनको अपने गंभीर या शुष्क होते नहीं देखा। सदैव माधुर्य उनकी वार्ता में रहता है और वो अपने चारों ओर माधुर्य भाव फैलाए रहती हैं। इसके अतिरिक्त सभी लव कथाकार जिन्होंने अपनी लव कथाएं प्रस्तुत की, बहुत अच्छी लव कथाएं की। टिप्पणी मेरी यह है कि जब से ये अखिल भारतीय लघु कथा कक्ष समूह प्रारंभ हुआ है तब से हम देख के आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और आश्चर्य ऐसा नहीं, सुखद आश्चर्य, कि जब भी कार्यक्रम होता है तो लगता है पिछले कार्यक्रमों से जितने कार्यक्रम हुए उन सबसे श्रेष्ठ हुए। और आज का जो कार्यक्रम हुआ है वो उसी परंपरा में ऐसा लगता है कि पीछे का लघु कथा कक्ष ये था ही नहीं जो आज जिस रूप में दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा परिवर्तन हो गया है और इस परिवर्तन का कारण सभी हैं। हमारे मंजू सक्सेना जी हैं, अपर्णा गुप्ता जी हैं, और हमारे आदरणीय समीक्षक जो भी हमारे कार्यक्रम में आते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। वो अपनी समीक्षा से एक नई ऊर्जा भर देते हैं, एक नई दिशा दे देते हैं, और उस नई ऊर्जा और नई दिशा के साथ जो और नई रचनाएं आती हैं वो पहले से अधिक श्रेष्ठ होती है। इसके साथ साथ मैं देखता हूँ कि हमारे रचनाकार अपनी रचनाओं में सुधार की प्रक्रिया को भी चलाए रहते हैं। क्योंकि कई बार मैंने देखा कि एक लव कथा मैंने 2 बार सुनी, तीसरी बार सुनी, तो मैंने देखा कि रचनाकार ने उसमें जहाँ इंगित किया गया था, निरंजन जी बड़ी एक विशेषता बता रहा हूँ अपने परिवार की, कि समीक्षक जहाँ इंगित कर जाते हैं अगली बार जब वो लव कथा पढ़ते हैं तो उसको सुधार के पढ़ते हैं। मैंने इसी देखा है कि कविता में और लव कथा में, सृजन में कभी कभी लोग समीक्षक की बात मानते नहीं और उससे टकराते भी नहीं, नीचे लिख देते हैं आभार और कुछ करते भी नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ जो समीक्षा होती है उसके अनुरूप प्रायः परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे कि रचनाओं में निखार आता जाता है। यहाँ पेंसिल भी चलाते हैं और रबर भी चलाते हैं, रबर भी चलाते हैं।
लेकिन मैं आपको एक बात में डिफर करता हूँ कि हमारे रचनाकार कटर नहीं चलाते, अर्थात उसको फाड़ के नहीं कभी फेंकते, बल्कि उसमें सुधार करके उसको वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि अगली बार अगर निरंजन जी आए तो उनके मुंह से निकले वाह वाह वाह। देखिए ये सर, हमारे फाड़ने का हक तो लेखक को स्वयं को है। वो एक संदेश उस माध्यम से दे रहे थे, संदेश मात्र है। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उसी माध्यम से दूसरा संदेश देना चाहता हूँ, कहीं ये न समझ लें लोग कि इसको छोड़ दें। उसी रचना को समझ करके कि कहाँ त्रुटि हुई है, कहाँ कसाव कम है, कहाँ क्या है, उसको सुधार के उत्कृष्टतम बनाने का प्रयास करें और करते हैं। ये संदेश नहीं है, ये विशेषता है, मैं बता रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही साधुवाद। और जो बात आज 2-3 बार दोहराई गई, मैं उसे एक बार और दोहराना चाहूंगा कि रचना लिखने के बाद जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि वो जल्दी से पटल पे आ जाए और जल्दी से हमारी कुछ रचनाएं इकट्ठा हो जाए, 50-60 हो जाए, तो बहुत जल्दी से हम अपना लघु कथा संग्रह निकाल दें। प्रकाशित करने के पहले जो चरण आज बताए गए हैं कि उसको थोड़े दिन रख दीजिए, उसके बाद दोबारा देखिए और लोगों को दिखाइए, जो टिप्पणी करते हैं उन पे ध्यान दीजिए, सुधार करिए। जब वो बिल्कुल मंझ जाए, भंज जाए, उनका निखार अपने उत्कर्ष पे आ जाए और आपको लगे कि अब ऐसी कोई बात नहीं रह गई है जिसका हमें सुधार करना हो, तो ये तो नहीं कहा सकता है कि रचना वो अपने शिखर पे पहुंच गई। शिखर तो सच पूछे कभी किसी रचनाकार को मिलता ही नहीं, वो शिखर के नजदीक पहुंचता है, शिखर कभी नहीं पाता। ये मेरे अपने नहीं। और शिखर से अगर वो थोड़ी दूर रहेगा तभी उसके अंदर सृजनशीलता होगी, अपने को अधिक उत्तम बनाने की प्रकृति होगी। और अगर वो अपने को शिखर पे समझ लेगा तो उसका विकास मेरी समझ में वहीं पे रुक जाएगा। लेकिन जब उसे लगता है कि हम शिखर के निकट पहुंच गए हैं और अब हमारी ओर से कुछ कमी नहीं दिख रही, हमको नहीं लग रहा, तब उन रचनाओं को प्रकाशित करना चाहिए और संग्रह पुस्तक के रूप में निकालने की बात तब सोचनी चाहिए। और संग्रह निकालने के पहले किसी अच्छे मजे हुए लोक कथाकार को दिखा अवश्य लेना चाहिए। ये भूमिका लिखवाना काफी नहीं होता है। कोई हमसे कह दे कि भाई भूमिका लिख दीजिए, तो हम बैठ करके उसकी सारी गलतियों को बताना नहीं शुरू करें, हल्का फुल्का भले एक आध इशारा कर दें। वो भूमिका लिखवाने के पहले किसी का समय मांगे याचना पूर्वक कि भाई हमारी सारी रचनाओं को देख लीजिए छपने के पहले, और उसके बाद भूमिका लिखिए, पहले समीक्षात्मक टिप्पणियां हमें दे दी। अब अपनी रचना को देखें कैसे? देखने के लिए कुछ बिंदु हैं जो हमारे फेसबुक पे, हमारे साहित्य में बराबर घूमते रहते हैं और निरंजन जी ने भी लिखा होगा, मुझे विश्वास है। तो उन बिंदुओं को दृष्टिगत रखें। पहले ये नजर दौड़ाएं कि हमने जो शीर्षक लिया है वो सटीक है कि नहीं। उसकी सटीकता यही है कि हम जो शीर्षक प्रस्तुत करें वो लघु कथा के प्रति जिज्ञासा व्यक्त करे और लघु कथा के तथ्य को भी अपने में समाहित रखे और रहस्य का उद्घाटन भी न करे। अगर उसके रहस्य का उद्घाटन हो गया तो लघु कथा कमजोर पड़ जाएगी। इसके बाद जब प्रारंभ करें तो कोई वर्णन न करें। देखते होंगे अच्छी लघु कथाओं में वर्णनात्मक प्रारंभ नहीं होता है, जैसा कहानियों में होता है, उपन्यासों में होता है। लघु कथा में प्रायः ऐसी पंक्ति से प्रारंभ करें कि उस पंक्ति को पढ़ के एकदम जिज्ञासा पैदा हो जाए, आगे क्या होगा, ये रचनाकार क्या कहना चाहते हैं। फिर आरोह आता है। बहुत लंबा आरोह नहीं होता है, लघु कथा में छोटा सा आरोह होता है और आरोह के बाद में अवरोह बहुत तीव्रता से आता है। शिखर पर पहुंचने के बाद लघु कथा का अंत ऐसे होता है जैसे शिखर से झरना गिरता है, एकदम अधिक समय नहीं लगता। और जो अंत होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है लघु कथा का। वहां पर कोई अतिरिक्त वाक्य जब जुड़ जाते हैं तो वो अंत को कमजोर कर देते हैं। जैसे कि मैं समीक्षा नहीं कर रहा हूँ, उदाहरण के लिए ऐसे बता रहा हूँ
दीप्ति श्रीवास्तव जी ने जो लोक कथा प्रस्तुत की थी, तो मुझे अब लोक कथा तो याद नहीं ना मेरे सामने है, तो अंत में उन्होंने कुछ भावाभिव्यक्ति की थी, उसकी आवश्यकता नहीं थी। वो जो संवाद उनका है वहीं पर अगर वो लोक कथा खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद ये कहना कि वो हक्का बक्का रह गया, वो अपना माथे का पसीना पोंछता रह गया, वो उसको देख करके हतप्रभ हो गया, इस तरीके की बात अंत के लिए बिल्कुल न छोड़ें। अगर कहनी भी है तो जहां कहनी पहले कह लें, और जहां पर हमारा मारक वाक्य, मारक पंक्ति आती है, एकदम कथा वहीं पर समाप्त हो जानी चाहिए। और प्रतीकात्मक शैली में लोक कथा लिखना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जो कवि हृदय हैं वो तो सब प्रतीकात्मक कार्य ही करते हैं, और लोक कथा प्रतीकात्मक शैली में आसानी से लिख लेते हैं। प्रतीकों का चयन करना भी बड़ा कठिन होता है, लेकिन प्रतीकों को इस ढंग से प्रस्तुत किया जाए कि जो हम कह नहीं रहे हैं लेकिन कहना चाहते हैं, उसको कहते हैं अप्रस्तुत। तो अप्रस्तुत इतना गहराई में न पड़ा हो कि सुनने वाले को बहुत जोर लगा के, बहुत दिमाग लगा के खोजना पड़े कि यह रचनाकार क्या कहना चाहते। प्रतीकों की भाषा में जब हम बात कहें तो प्रतीक अभिव्यक्ति को और स्पष्ट करने के लिए हो, तीक्ष्ण करने के लिए हो, उसमें कहीं बाधक न बनने पाए। और इसके साथ साथ अपनी लोक कथा में ये भी देख लें कि आदि से अंत तक एक बार केवल इसी नजर से पढ़ें, दूसरी नजर न रखें, दृष्टि दूसरी न रखें। हिंदी में दृष्टि है, उर्दू में नजर, जो अच्छा लगे सरल शब्द वो ले लीजिए। तो उस दृष्टि से देखें कि हमने कहीं वर्तनी में कोई ऐसी चूक तो नहीं कर दी है कि जो हम कहना चाहते हैं वो पाठक तक न पहुंचा। जैसे कथोपकथन में कामा लगाना, फिर उद्धरण चिन्ह लगाना, फिर उद्धरण चिन्ह को बंद करना, फिर पूर्ण विराम लगाना, कहीं पर आवश्यकता हो तो योजक चिन्ह लगाना, ये सब चीजें कथा के रूप को एकदम स्पष्ट करती हैं। एक मिनट के लिए क्षमा चाहेंगे, हमारी बैटरी जाने वाली है, बस 1 मिनट लगेगा, हम इसे जोड़ दें इधर से। जी, तो वर्तनीय भाषा को भी बहुत अच्छी प्रकार से देख लें कि कहीं पर कुछ ऐसा रह तो नहीं गया है कि जिसकी वजह से ये ना पता चले कि कहाँ बात प्रारंभ हुई, संवाद प्रारंभ हुआ, कहाँ समाप्त हुआ, कहाँ दूसरे ने कहना प्रारंभ किया। अगर वर्तनी का सही प्रयोग किया जाए तो संवाद शैली भी सार्थक हो जाती है। और एक आत्मालाप शैली है, टेलीफोन शैली है, और तमाम नई नई शैलियां हैं। इन शैलियों को प्रयोग करने में वर्तनी चिन्हों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर उसमें कमी रह जाती है तो, और भाषा पर भी दृष्टि डाल। तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं होता है, लिखते समय आदमी का ध्यान नहीं जाता। यहाँ ज्ञान पर मैं कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ध्यान पे लगा रहा हूँ। लिखते समय ध्यान नहीं उधर जाता है, बाकी आप सबको भाषा का ज्ञान है। तो जब दोबारा पढ़ेंगे तो वो कमियां भी सामने आ जाएंगी। अंत में ये भी देख लें, जो बात अभी दोहराई कि जो हमने अंत का मारक वाक्य कहा है, वो वास्तव में सारे कथानक के सार तत्व को एक विस्फोट की तरीके से प्रकट करता है। और प्रकट करने के बाद कुछ फालतू बात और आगे हमने कह तो नहीं दी है, अगर कह दी तो उसको हटा दीजिए, उससे मोह मत कीजिए कि उसने अपना पसीना पोंछा, या उसने अपना सिर खुजलाया, या ठहाके मार के हंस पड़ा। वो हंसने दीजिए पाठक को, वो पाठक वो खुद समझ लेगा। अपने वाक्य पर ही उसको समाप्त कर दिए, मेरा ऐसा मानना है। अंत का विस्तार बिल्कुल मत कीजिए। तो मेरा मतलब है कि जब दोबारा हम लोक कथा को देखें तो इन कुछ उद्देश्यों को सामने रख लें कि इन उद्देश्यों के साथ हम
लोक कथा का निरीक्षण कर रहे हैं कि कहीं इन लक्षणों में जो लोक कथा के लक्षण हैं तब तुम्हें बताए गए हैं उनमें कमी तो नहीं रही। अब लोक कथा के लक्षण हमारे ही ग्रुप के पटल पर बराबर एक लेख है, चलता रहता है, उसमें सब दिखाए गए हैं कि ये करीब 1 दर्जन लक्षण बताए गए हैं। 5 तत्व हैं, कोई 3 तत्व ही कहता है। और मैं तो एक ही बात मानता हूँ, लोक कथा का सीधा मतलब है लघु और कथा, संक्षिप्त होनी चाहिए और कथा होनी चाहिए। लेकिन लघु और कथा दोनों शब्द अलग अलग न हो, दोनों एक में मिला के एक शब्द किया जाए। यह केवल लिखने की बात नहीं है कि लिखने में किया जाए, बल्कि लघु और कथा दोनों को इस ढंग से मिलाया जाए कि उसमें से कुछ नया निकल पड़े। जैसे हल्दी और चूना, हल्दी पीली, चूना सफेद, दोनों को जब मिला दिया जाता है तो उसका रंग लाल हो जाता है, रक्तिम हो जाता है। तो ऐसे ही लघुता और कथात्मकता दोनों को मिला करके हम एक ऐसी चमक पैदा करें, एक चमत्कार पैदा करें, एक चमत्कार के साथ संदेश को प्रेषित करें कि वो लघु और कथा मिलके जो एक शब्द बने लघु कथा, वो अपना अर्थ अलग रखे, वो खाली छोटी कहानी बन के न रह जाए। अंत में आज बहुत ही सुंदर, मैं कहूँगा, मेरा दिन रहा और सबसे अच्छा दिन रहा। निरंजन जी का हमको आज ये सानिध्य प्राप्त हुआ, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ और हमारे पूरे परिवार को मार्गदर्शन, दिशा दर्शन और साथ में एक प्रेमानुभूति भी हुई। इन सबके साथ में ये सत्र समाप्त हो रहा है और समाप्त क्या हो रहा है, अगले सत्र के लिए स्थगित हो रहा है। इस अवसर पर एक बार सबको पुनः पुनः बधाई देता हूँ। साधुवाद, धन्यवाद। मैं अब अपर्णा गुप्ता को आमंत्रित करती हूँ कि वो सब अतिथियों का, सब मंच के लोगों का आभार प्रकट करें और सबको धन्यवाद ज्ञापन करें। मैं धन्यवाद दीदी, लेकिन मैं निवेदिता जी को बुलाना चाहूंगी। निवेदिता जी आए और आभार प्रकट करें। निवेदिता, निवि जी। क्षमा चाहती हूँ, निवेदिता जी अभी तो थी निवेदिता जी, वो चली गई, अभी तो थी। चलिए कोई बात नहीं। निवेदिता जी जा चुकी। निवेदिता जी को आभार प्रकट करना था, लेकिन मुझे लग रहा कि कुछ त्रुटि की वजह से आपने मेरा नाम ले दिया, वो नाराज होकर चली गई। कोई बात नहीं। चलिए, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और सबसे जरूरी तो मेरे को आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई। और निरंजन धुलेकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आ नहीं रहे थे और वो आ गए, तो उन्होंने बहुत हम लोगों को एक सरप्राइज भी दिया और बहुत अच्छा भी लगा कि उन्होंने मेरी बात रख ली। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं अगर पढ़ती तो शायद ये जो सुंदरता हमारी गोष्ठी में आई है वो ना आ पाती। पढ़ने में और साक्षात समीक्षा में जो सुंदरता आई है, उसके लिए निरंजन धुलेकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करती हूँ कि बहुत आगे भी आप बहुत सब धन्यवाद। ऐसे ही आते रहेंगे। धन्यवाद। हाँ जी जी। बिल्कुल सर, आप कुछ बिल्कुल, कह रहे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे यहाँ पे बुलाया तो मैं अपने सारे कार्यक्रम मैंने 11th आवर में कैंसिल कर दिए।